हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो हेलो, आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. लास्ट टाइम हम किस प्रॉब्लम पे थे? हेलो किस प्रॉब्लम पे थे हम लास्ट टाइम? हेलो हेलो, सर प्रॉब्लम 4 से कंटिन्यू करने। ये वाला प्रॉब्लम जो है, ये जो नजर आ रहा है, 9.4 है सर। ये वाला है ना जो आप स्क्रीन नजर आ रही है आपको? यस सर। स्क्रीन स्क्रीन नजर आ रही है? आप समझ नहीं रहे मैं क्या बात कर रहा हूँ? स्क्रीन नजर आ रही है ये आपको? सर आ रही है, आ रही है सर, आ रही हाँ, है। ठीक है, ये वाला प्रॉब्लम है ना, ये जो सामने नजर आ रहा है, ये वाला हम करेंगे। यस सर। ओके, एक मिनट ठहर जाते हैं, उसके बाद भी स्टार्ट। एक मिनट। Okay, so let's start. So we have to find the level of service on a regular weekday, और जो सेक्शन है उसकी 0.4 माइल उसकी लेंथ है, 6 लेन फ्रीवे है और 2% ग्रेड है उसका। 6 लेन फ्रीवे है तो इसका मतलब 3 लेन इन ईच डायरेक्शन। आवरली वॉल्यूम इज 3000। ये जो 3000 व्हीकल पर आवर है, ये डायरेक्शनल वॉल्यूम है। हम जब भी हाईवे कैपेसिटी लेवल ऑफ सर्विस या ऑपरेशनल एनालिसिस करते हैं या नंबर ऑफ लेन्स हम फाइंड करते हैं वगैरह, तो उसमें हम हमेशा डायरेक्शनल वॉल्यूम लेते हैं हमेशा। तो ये डायरेक्शनल वॉल्यूम है। फ्री फ्लो स्पीड उसने हमें दी हुई है 70 माइल्स पर आवर, उसने मेजर की है। अगर हमें ये ना मिली होती तो फिर हम एस्टिमेट करते हैं, जो इक्वेशन थी हम उससे एस्टिमेट करते हैं। पीक आवर फैक्टर 0.85 है। ट्रक्स आपके 12% है,
ठीक है, ट्रक्स एंड बसेस 12% है, आरवीज जो है वो आपके 2% है। 11 फीट लेन है आपकी और नंबर ऑफ लेन्स 3 है और लेवल टेरेन है, लेन विड्थ 11 है। अच्छा, शोल्डर विड्थ आपकी 6 फीट है, 6 फीट शोल्डर है आपका। और ड्राइवर पॉपुलेशन एडजस्टमेंट फैक्टर जो है ना FP 0.9 है, यानी सब फेमिलियर ड्राइवर्स नहीं है। इन केस अगर सारे फेमिलियर ड्राइवर्स होते फिर FP की वैल्यू 1 होती। सबसे पहले स्टेप वही स्टेप्स हम फॉलो करेंगे जो स्टैंडर्ड है। कंप्यूट फ्री फ्लो स्पीड, because we've been already given the free flow speed, it has been measured, ठीक है, तो no need to estimate it. Second step is round off the free flow speed to the nearest 5 miles per hour. It's already rounded up, rounded off to the nearest 5 miles per hour, तो उसको राउंड करने की जरूरत नहीं है। इन केस अगर वो 69.5 होता तो हम 70 कर देते, राइट, पर वो ऑलरेडी राउंडेड है। अच्छा, 70 माइल पर आवर इज अ फ्री फ्लो स्पीड। और अगर आप ब्रेक पॉइंट देखें इसका फ्री फ्लो स्पीड का, जब 70 माइल पर आवर आपकी स्पीड होती है, फ्री फ्लो स्पीड 70 माइल पर आवर जब होती है तो आपका ब्रेक पॉइंट 1200 है। अगर आपका 1200 पैसेंजर कार पर आवर से ज्यादा होगा फ्लो, तो फिर आप इस इक्वेशन से स्पीड फाइंड करेंगे। अगर 1200 के बराबर होगा या कम होगा तो फिर आपकी स्पीड 70 होगी, यानी फ्री फ्लो स्पीड के बराबर होगी। तो 1200 हमारा ब्रेक पॉइंट है, ये इधर मैंने लिखा हुआ है, 1200 इज आवर ब्रेक पॉइंट, उधर इक्वेशन से मैंने लिया और इधर भी लिखा हुआ सेपरेट। पर एग्जाम में आपको सिर्फ इक्वेशन दी होगी, ये वाली, ये जो इक्वेशन है ये आपको दी होगी, आपने इससे ब्रेक पॉइंट पता करने, क्योंकि 70 माइल पर आवर हमारी फ्री फ्लो स्पीड थी तो 1200 है हमारा ब्रेक पॉइंट। एडजस्ट द डिमांड वॉल्यूम, सब डिमांड वॉल्यूम के लिए कि हम ये यूज करेंगे इक्वेशन, राइट। डिमांड वॉल्यूम इज द आवरली वॉल्यूम, द डायरेक्शनल वॉल्यूम व्हिच इज V, 3000 व्हीकल पर आवर, divided by peak hour factor divided by number of lanes, heavy vehicle factor and driver population factor. Because heavy vehicle factor हमें अभी फाइंड करना है, heavy vehicle factor, heavy vehicle factor की ये इक्वेशन है, proportion of truck 12% है, proportion of RVs 2% है। अब हमें ET और ER की वैल्यू चाहिए, तो उसमें हमें प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि टेरेन जो है लेवल टेरेन है, राइट, the terrain is level terrain, और लेवल टेरेन उसने जो हमें बताया हुआ है और ग्रेड भी कम है उसका, 2% या उससे कम है। तो ऑब्वियसली हम वो एनालिसिस यूज करेंगे जो मैंने पहले आपको बताया था, और वो एनालिसिस कौन सा है, ये वाला है, उसमें टेबल है 6.5, हम वो यूज करेंगे। तो टेबल 6.5 अगर आप देखें, एक्सटेंडेड फ्रीवे सेगमेंट का टेबल है, लेवल टेरेन का एक्सटेंडेड फ्रीवे सेगमेंट का टेबल है। लेवल टेरेन है तो ET 1.5 होगा और ER 1.2 होगा, यानी पैसेंजर कार इक्विवेलेंट फॉर ट्रक्स 1.5 होगा और पैसेंजर कार इक्विवेलेंट फॉर RVs 1.2 होगा। इसका मतलब है कि जो है आपका ट्रक, इट इज इक्विवेलेंट टू 1.5 पैसेंजर कार्स इन टर्म्स ऑफ इट्स इफेक्ट ऑन कैपेसिटी एंड सो ऑन। तो इधर से हमने लिए इस टेबल से 6.5 से ET और ER की वैल्यू, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दे ET ER की वैल्यू, इधर से हमने लिए 0.9 आते हैं, 0.94 हेवी व्हीकल फैक्टर, इस टेबल से हमने लिए। अच्छा, नेक्स्ट है डिटरमिन द फ्लो रेट। फ्लो रेट की इक्वेशन, हमें डायरेक्शनल वॉल्यूम पता है, ये 3000 याद रखें, ये डायरेक्शनल वॉल्यूम है 3000, एक डायरेक्शन में है, 6 लेन हाईवे है, ये एक डायरेक्शन में है, 3 लेन्स पे, सो नंबर ऑफ लेन्स 3 होंगी क्योंकि 3000 3 लेन्स पे है। ये पीक डायरेक्शन में जो फ्लो है ये वो फ्लो है।
दूसरा जो पीक आवर फैक्टर 0.85 उसने हमें गिवन है, हेवी व्हीकल फैक्टर अभी हमने कंप्यूट किए 0.94 और ड्राइवर पॉपुलेशन फैक्टर जो है 0.9 इसने गिवन है। 1391 पैसेंजर कार पर आवर पर लेन हमारा फ्लो रेट आ गया। ठीक है, अभी हम स्पीड फाइंड करेंगे। चूंकि 1391 जो हमारा फ्लो रेट है, ये वाला, दिस इज 1391 is greater than, it is greater than 1200, right? So what will we do? We will use this equation. ये जो equation है 70 miles per hour free flow speed की स्पीड, ये इससे हम स्पीड फाइंड करेंगे। अगर इन केस हमारा अगर 1200 या 1200 से कम होता फ्लो रेट, फिर हमारी स्पीड 70 होती। तो चूंकि 1200 से ज्यादा है तो हम इस इक्वेशन में उसको डालेंगे, 69.58 माइल्स पर आवर हमारी स्पीड आ गई है। डेंसिटी क्या होगी? फ्लो रेट डिवाइडेड बाय स्पीड। फ्लो 1391 पैसेंजर कार पर आवर पर लेन, स्पीड 69.58, 20 पैसेंजर कार पर माइल पर लेन हमारी डेंसिटी आ गई। इसको इस टेबल से कंपेयर करें, देखें कि किस ब्रैकेट में वो फॉल कर रहे हैं। इस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं 20, राइट? सो हमारा लेवल ऑफ सर्विस सी। क्लियर? कोई प्रॉब्लम इसमें समझ ना आयो? हेलो? नो सर। क्लियर सर। ओके, गुड। अच्छा, नेक्स्ट वी गो टू प्रॉब्लम 5। इसमें है डिटरमिन द नंबर ऑफ लेन्स। अभी ये डिजाइन प्रॉब्लम है। अभी तक जो हमने किए हैं वो ऑपरेशनल एनालिसिस था। हम ऑपरेशंस का एनालिसिस कर रहे थे कि व्हाट इज आवर लेवल ऑफ सर्विस, राइट? व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ आवर राइड, हम देख रहे थे। तो अभी डिफरेंट है। अभी क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि determine the number of lanes required for a freeway section if the section is to operate at level of service C. लेवल ऑफ सर्विस सी पे वो ऑपरेट करे, लेन्स फाइंड करो। तो ये हिट एंड ट्रायल सॉल्यूशन होगा ये वाला, राइट? सो नंबर ऑफ लेन्स ऑब्वियसली या 2 होंगी या 2 से ज्यादा होंगी, ठीक है, पर डायरेक्शन या 2 होंगी या 2 से ज्यादा होंगी। 1 नहीं हो सकती क्योंकि 1 लेन फ्रीवे नहीं होती। एक डायरेक्शन में एक लेन हो, वो फ्रीवे नहीं होती, वो तो 2 लेन हाईवे होती है। फिर अगर आपकी एक लेन एक डायरेक्शन में है, ठीक है, तो वो फ्रीवे नहीं होती। फ्रीवे में या 2 होती है या 2 से ज्यादा होती है। तो हम 2 के लिए एनालिसिस करेंगे, 3 के लिए करेंगे, 4 के लिए करेंगे एंड सो ऑन, और फिर देखेंगे कि इसमें से हम कौन सा सेलेक्ट करेंगे। लेन विथ 12 फीट है, राइट साइड लेटरल क्लियरेंस जो शोल्डर है 6 फीट है, क्लियर शोल्डर। एनालिसिस सेगमेंट जो है जिसका हम एनालिसिस कर रहे हैं वो है 0.35 माइल्स लॉन्ग, उसकी लेंथ है, ठीक है, और उसका जो ग्रेड है वो 4.5% ग्रेड। जो डायरेक्शनल वॉल्यूम है वो है 3000 व्हीकल पर आवर, प्राइमरीली कम्यूटर ट्रैफिक एंड फेमिलियर ड्राइवर्स। तो वो बता रहे कि जितने भी आपकी ट्रैफिक है ये फेमिलियर ड्राइवर्स यानी कम्यूटर्स हैं, हर रोज वो कम्यूट करते हैं टू देयर वर्क एंड दे आर फेमिलियर विद द फ्रीवे। पीक आवर फैक्टर 0.95 है, ट्रैफिक कॉम्पोजिशन 10% ट्रक्स है और आरवीज जो है वो है 2%। और टोटल रैम्प डेंसिटी के बारे में उसने बताया हुए 1 क्लोवर लीफ इंटरचेंज पर माइल, ठीक है। तो आपका ये क्लोवर लीफ इंटरचेंज है। पहले देखते हैं कि क्लोवर लीफ इंटरचेंज किस तरह कंट्रीब्यूशन करते हैं। ये आपका क्लोवर लीफ इंटरचेंज है। ये 2 फ्रीवेज के दरमियान में होते हैं, जब 2 फ्रीवेज एक दूसरे को क्रॉस करती है, ठीक है। तो इसको जरा देखते हैं। ये आपकी जो फ्रीवे है ये एक डायरेक्शन की है,
और ये वाली आपकी दूसरी डायरेक्शन। ठीक है, तो ये इस तरह जा रही है आपकी फ्लो, और इसमें आपकी फ्लो इस तरफ जा रही है, इस तरह जा रही है, इस जगह पर इस पे आपका फ्लो इस तरह जा रही है। ठीक है, तो ये आपकी एक फ्रीवे ये और एक फ्रीवे ये जा रही है। ठीक है, उसके साथ हमारा ताल्लुक नहीं, हम इसको देख लेंगे। तो कितने रैम्स कंट्रीब्यूट हो रहे हैं, ये क्लोवर लीफ इंटरचेंज है, दिस इज अ क्लोवर लीफ इंटरचेंज। तो हम देखते हैं कि क्या कंट्रीब्यूशन है इसकी रैम्स की तरफ। तो ये आपकी एक रैंप आपका ये कंट्रीब्यूट हो रहा है इधर से आउट रैंप पे, आउट रैंप। एक ये इधर से आ रहा है इन रैंप पे, इन रैंप पे। ये अगेन एक आपका आउट रैंप है, और फिर ये आपका एक और, सॉरी ये आपका एक और इन रैंप है इधर से। तो पर डायरेक्शन कितने रैम्स कंट्रीब्यूट हो रही है? 1 2 3 4, ये वाला 4। तो पर डायरेक्शन 4 रैम्स की कंट्रीब्यूशन हो रही है। एक क्लोवर लीफ इंटरचेंज इट कंट्रीब्यूट्स 4 रैम्स पर डायरेक्शन, और हम डायरेक्शन में इंटरेस्टेड है कि हमारा फ्लो वगैरह सब एनालिसिस डायरेक्शन काम करते हैं, राइट। तो ये हमें पता चल गया, और उसने हमें ये बताया हुआ है कि 1 माइल में ये आपकी फ्रीवे है, राइट। so in a distance of 1 mile आपका एक माइल में 1 क्लोवर लीफ इंटरचेंज है। ठीक है, और हमें पता है कि एक इंटरचेंज 4 रैम्प्स कंट्रीब्यूट करते हैं पर डायरेक्शन, राइट। सो टोटल रैम्प डेंसिटी क्या होगी? नंबर ऑफ रैम्प्स divided by distance in which they occur। ठीक है, सो TRD क्या होगी? TRD नंबर ऑफ रैम्प्स कितने हैं इस डिस्टेंस में? 4 रैम्प्स कंट्रीब्यूट हो रही है, राइट। एक क्लोवर लीफ इंटरचेंज है और एक जो है वो कंट्रीब्यूट 4 कर रहे हैं। तो ये टोटल रैम्प्स हो गए 1 into 4, और ये कितने डिस्टेंस में है? ये 1 माइल में, 1 माइल में। सो हमारा TRD क्या होगा? 4 रैम्प्स पर माइल। ये हमारा TRD आ गया। ये क्लियर हो गया? हेलो, यस सर। ओके यस सर। ओके, सो लेट्स गो अहेड और आगे जाते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है? फर्स्ट स्टेप, तो फर्स्ट स्टेप हमारा ये है कि कंप्यूट द फ्री फ्लो स्पीड। हैव वी बीन गिवन द फ्री फ्लो स्पीड? क्या हमें गिवन है जिस तरह पहले प्रॉब्लम में थी? बताएं ना, क्या हमें गिवन है फ्री फ्लो स्पीड? नहीं सर। नहीं है। हाँ, क्या क्या बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? ओके, सो फ्री फ्लो स्पीड हमें गिवन नहीं है, इसलिए हम उसको एस्टिमेट करेंगे यूजिंग दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन से हम एस्टिमेट करेंगे। इसमें लेन विड्थ फैक्टर है और ये लेटरल क्लियरेंस फैक्टर है। ठीक है, तो लेन विड्थ और लेटरल क्लियरेंस के लिए अगर हम देखें तो हमारी लेन विड्थ कितनी थी इस प्रॉब्लम में? ये लेन विड्थ 12 है और लेटरल क्लियरेंस 6 है। ठीक है, तो लेन विड्थ आपकी है 12 फीट, तो आपका FLW लेन विड्थ फैक्टर 0 होगा।
टेबल 6.3 से, और आपका लेटरल क्लियरेंस 6 फीट है, पर हमें लेन्स अभी नहीं पता कि कितनी लेन्स है। पर नो मैटर जितनी भी लेन्स होंगी, बेशक 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 से ज्यादा हो, जितनी भी हो, आपका अगर 6 है या ग्रेटर देन 6 है राइट साइड शोल्डर क्लियरेंस, तो 0 आपका ये फैक्टर, इसलिए FLC 0 होगा अकॉर्डिंग टू टेबल 6.4। राइट, सो हम जाते हैं उधर और फर्दर एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। और TRD हमने कंप्यूट कर दी है, 4 रैम्स पर माइल आती है। राइट, तो जाएंगे फ्री फ्लो स्पीड पे और इसमें वैल्यूज डालेंगे। तो FLW 0, FLCD 0 है और TRD 4 है रैम्स पर माइल। ठीक है, ये भी हमने कंप्यूट किया। आगे जाएंगे और कंप्यूट करेंगे। फ्री फ्लो स्पीड हमारी 65.1 आ रही है, इसको आप राउंड ऑफ करें टू द नियरेस्ट 5 माइल पर आवर, वो मैंने आपको प्रोसीजर बताए हुए 65 ही आएगी। 65.1 को अगर आप राउंड करेंगे टू द नियरेस्ट 5 माइल पर आवर, आपकी 65 आएगी। सो आपकी फ्री फ्लो स्पीड अभी 65 आ गई है। अच्छा, जब आपकी 65 होगी फ्री फ्लो स्पीड, तो आपका ब्रेक पॉइंट क्या होगा, आप इधर से देखेंगे। जब मेरी स्पीड 65 माइल पर आवर होगी, तो मेरा ब्रेक पॉइंट 1400 पैसेंजर कार पर आवर पर लेन होगा। अगर मेरा 1400 से ज्यादा फ्लो होगा, फिर हम इस इक्वेशन से फाइंड करेंगे स्पीड। अगर इक्वल टू 400 हो या इक्वल टू 1400 हो या लेस देन हो 1400, फिर हमारी जो स्पीड होगी दैट विल बी इक्वल टू द फ्री फ्लो स्पीड विच इज 65। ऑब्वियसली अभी हम, चूंकि हमारा फ्लो जो है वो ब्रेक पॉइंट हमारा 1400 है। ठीक है, नेक्स्ट हम जाएंगे और हम फ्लो रेट कंप्यूट करेंगे। तो उसके लिए ये है कि हमें चाहिए वो ET हैवी व्हीकल फैक्टर चाहिए। जो प्रोपोर्शन ऑफ ट्रक जो है, प्रोपोर्शन ऑफ ट्रक्स हमारे पास 10% है और प्रोपोर्शन ऑफ RVs 2% है। अभी मुझे ET और ER की वैल्यू चाहिए। राइट, सो ET और ER की वैल्यू चाहिए, पर ये हमारा ग्रेड जो है वो 4% से ज्यादा है, इसलिए हमें आइसोलेटेड सेपरेट एनालिसिस करना पड़ेगा ग्रेड और लेंथ के लिए। ठीक है, और वो इधर हमें यानी ये वाले टेबल्स यूज करने पड़ेंगे। ये वाले, ये ट्रक एंड बस ऑन अपग्रेड्स सेपरेट जो एनालिसिस है वो हमें करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमारा 4% से ग्रेड ज्यादा है और इस वजह से। राइट, तो इसके लिए हमें पता है कि क्या हमारा जो लेंथ है उसकी फ्रीवे की वो कितनी है, 0.35 माइल है लेंथ। जो एनालिसिस सेगमेंट है हमारा वो 0.35 माइल है और उसका जो ग्रेड है वो 4.5% है। ठीक है, तो हम जाते हैं और हम वो टेबल यूज करते हैं। ये जो टेबल है आइसोलेटेड ग्रेड के लिए जो टेबल, ये वाला, ये और ये दोनों अपग्रेड के लिए रिमेंबर, और ये है ट्रक्स के लिए और एक RVs के लिए। तो पहले ट्रक्स का देखते हैं। ठीक है, और याद रखें हमारे प्रोपोर्शन ऑफ ट्रक्स 10% है और प्रोपोर्शन ऑफ RVs 2% है। तो 0.3 ग्रेड 4.5 है, ग्रेटर देन 4 है, इसमें आएगा इस कैटेगरी में। और हमारी जो लेंथ है 0.35 है, वो इस कैटेगरी में आएगा। और परसेंटेज ऑफ ट्रक्स कितनी है, 10%, सो 2। सो ET इज इक्वल टू 2, ये 2 वैल्यू आ रही है। सो आवर ET इज इक्वल टू, यानी पैसेंजर कार इक्विवेलेंट फॉर ट्रक्स इज इक्वल टू 2। ठीक है, अच्छा अभी हम ER की वैल्यू देखेंगे और ये रिमेंबर ये अपग्रेड के लिए। अच्छा, इसमें आप देखेंगे, इसमें हमारा
4.5 इस ब्रैकेट में फॉल होते हैं, इस कैटेगरी में, राइट। और हमारी लेंथ 0.35 है तो इसमें फॉल होगी, इसमें 0.35 इसमें आएगा, इस लेंथ कैटेगरी में आएगा। और हमारा जो ग्रेड है वो आरवीज है वो 2% है। चलिए, सो ई आर इज इक्वल टू 4, यानी पैसेंजर कार इक्विवेलेंट फॉर आरवीज इज इक्वल टू 4। क्या मतलब हो गया कि 1 RV is equal to 4 passenger car in terms of its effect on capacity. इसमें वैल्यू डालें ET2, ER4, percentage of trucks 10%, percentage of RVs 2%, 0.86 heavy vehicle factor आपका। नेक्स्ट हमने फाइंड करने लेन्स। तो हम इस तरह करते हैं कि हम हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हैं। हम फ्लो रेट और सब कुछ, डेंसिटी सब कुछ कंप्यूट करते हैं, लेवल ऑफ सर्विस सब कुछ डिफरेंट लेन्स के लिए। तो हम 2 के लिए पहले कंप्यूट करेंगे, राइट। सो फर्स्ट विल कंप्यूट फॉर 2। हम n इज इक्वल टू 2 के लिए एनालिसिस करेंगे और लेवल ऑफ सर्विस फाइंड करेंगे। n इज इक्वल टू 3 लेन्स अगर हो पर डायरेक्शन और जब 4 लेन्स हो, ठीक है, हिट एंड ट्रायल सोल्यूशन है। सो हम फ्लो रेट कंप्यूट करेंगे VP, ये फॉर्मूला है, ये डायरेक्शनल वॉल्यूम है 3000, रिमेंबर। तो हम सब के लिए इकट्ठे करते हैं, तो आपका V सारा 3000 है, P का फैक्टर 0.995 है सब में। नंबर ऑफ लेन्स इसमें 2 है। जब 3 का एनालिसिस करेंगे तो इधर N3 लेंगे, तो 4 लेन्स का एनालिसिस करेंगे तो इधर हम N4 लेंगे। हेवी वेक्टर फैक्टर 0.86 है सब में, राइट। और ड्राइवर पॉपुलेशन जो फैक्टर है वो बता रहे कि सब फेमिलियर ड्राइवर्स हैं। इसका मतलब है सब कम्यूटर्स हैं, हर रोज वो ट्रेवल करते हैं और वो फेमिलियर है अब हाईवे से। तो हम ड्राइवर पॉपुलेशन फैक्टर 1 यूज करेंगे। इसका अगर हम कंप्यूट करें तो 2 लेन जब होंगी 1836 हमारा फ्लो रेट आता है पैसेंजर कार पर आवर पर लेन। जब 3 लेन्स होंगी तो ये वैल्यू आती है, जो 4 लेन्स होंगी तो हमारी ये वैल्यू आती है। नेक्स्ट हम कंप्यूट करेंगे स्पीड एंड डेंसिटी। तो पहले हम 2 लेन्स के लिए करते हैं, तो 3 लेन्स के लिए करते हैं स्पीड और डेंसिटी, 4 लेन्स के लिए करते हैं स्पीड डेंसिटी और फिर लेवल ऑफ सर्विस फाइंड करेंगे आखिरी स्टेप पे। तो जब 2 लेन्स है हमारी तो हमारा फ्लो कितना था 1836, ठीक है 1836। और फ्री फ्लो स्पीड हमारी 65 है, उसका ब्रेक पॉइंट कितना है 1400। तो 1836 is greater than 1400, लिहाजा we will use this equation to find out the speed। तो VP की जगह 1836 डाल दे, 62.30 माइल्स पर आवर आपकी स्पीड आ गई। डेंसिटी क्या होगी फ्लो बाय स्पीड, 1836 डिवाइड बाय स्पीड 62.3 अभी हमने निकाली है, 29.5 आपकी डेंसिटी आ गई। तो जब हमारी 2 लेन्स होंगी तो हमारा डेंसिटी आएगा ये वैल्यू डेंसिटी की आएगी। जब 3 लेन्स होंगी तो हमारा फ्लो कितना था, जब 3 लेन्स थी 1224। सो 1224 को आप डिवाइड कर दें उससे स्पीड से, पर स्पीड क्या होगी 1224 हमारा 1400 से कम है, लिहाजा हमारी स्पीड विल बी our speed will be equal to the free flow speed which is 65। तो हमारी स्पीड 65। सो 1224 को 65 से जो 18.8 हमारी डेंसिटी। जब हम 3 लेन्स अगर हम डिजाइन करें तो हमारी डेंसिटी 18.8 आएगी। अच्छा, जब हम 4 लेन्स करेंगे तो हमारा फ्लो कितना आ रहा था 4 लेन्स 918 आ रहा था। जब 4 लेन्स थी हमारी तो हमारा फ्लो आ रहा था 918, ठीक है। सो 918 हमारा फ्लो है
और ये 1400 से कम है, लिहाजा हमारी जो स्पीड है ब्रेक पॉइंट से कम है, लिहाजा हमारी जो स्पीड है दैट विल बी इक्वल टू द फ्री फ्लो स्पीड व्हिच इन दिस केस इज 65. सो 918 हमारा फ्लो है डिवाइड बाय द फ्री फ्लो डिवाइडेड बाय द स्पीड, डिवाइडेड बाय द स्पीड 14.1 पैसेंजर हमारा डेंसिटी. अभी हम लेवल ऑफ सर्विस स्टेप 5 में कंप्यूट करेंगे सब के लिए. जब 2 लेन्स थी तो हमारा क्या डेंसिटी था 2 लेन्स के केस में? जब 2 लेन्स थी हमारा 29.5 डेंसिटी था. सो 29.5 को इधर देखें, लेवल ऑफ सर्विस डी आ रहा है. तो जब 2 लेन्स होंगी हमारी, ठीक है, जब 2 लेन्स होंगी तो लेवल ऑफ सर्विस डी आएगा. जब 3 लेन्स होंगी तो हमारी डेंसिटी थी 18.8, तो 18.8 इधर फॉल कर रहे हैं, लेवल ऑफ सर्विस सी हमें मिलेगा. ठीक है, तो 3 लेन्स हैं तो लेवल ऑफ सर्विस सी. जब 4 लेन्स थी तो हमारी डेंसिटी 14.1 थी. ये 4 लेन्स है, ये 14.1 हमारी डेंसिटी. तो 14.1 हमारी डेंसिटी है, तो 14.1 किस में फॉल कर रहा है? इस ब्रैकेट में, राइट. तो हमारा लेवल ऑफ सर्विस क्या होगा? डी. तो जब 4 लेन्स होंगी हमारा लेवल ऑफ सर्विस डी होगा. ठीक है, तो अभी थोड़ा सा नोट करते हैं कि हमें क्या क्या डेटा मिले थे कि हम डिसीजन कर सकें कि कितनी लेन्स होंगी. अच्छा, जब हमारी 2 लेन्स थी तो हमारा लेवल ऑफ सर्विस क्या आ रहा था? बताए कोई? ये 2 लेन्स है ना, डी 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 आ रहा है, डी. जब 3 लेन्स थी तो लेवल ऑफ सर्विस क्या आ रहा है? सी. जब 4 लेन्स थी लेवल ऑफ सर्विस बी आ रहा है. तो हम जाके अभी डिसीजन करेंगे कि क्या कितनी लेन्स हम बनाएं. ओके, सो ये है व्हेन वी हैव ये लेन्स हो गई, नंबर ऑफ लेन्स. तो जब 2 लेन्स थी, जब 3 लेन्स थी, जब 4 लेन्स थी. जब 2 लेन्स थी तो लेवल ऑफ सर्विस क्या था हमारा? डी. जब 3 लेन्स थी तो हमारा लेवल ऑफ सर्विस क्या था? सी. और जब 4 लेन्स थी तो लेवल ऑफ सर्विस क्या था हमारा? बी. हमसे वो क्या पूछ रहे? हमें वो कह रहे कि प्रॉब्लम में उसने हमें हमसे क्या पूछे? प्रॉब्लम में हमसे वो पूछ रहे कि determine the number of lanes required for a freeway section if the section is to operate at level of service C. ठीक है, तो if you look at it, कौन सा क्या हम ये सेलेक्ट करें 2 लेन्स? नो सर. ओके, इसको हम सेलेक्ट नहीं करते. क्या ये सेलेक्ट करें? सी. यस सर. क्योंकि ये वो पूछ रहे. क्या ये सेलेक्ट करें? बी. नो सर. ओके, अच्छा, ये तो सिंपल था ना. लेट्स से फॉर एग्जांपल, ये वैसे एग्जांपल है कि हमारा 2 लेन्स के लिए लेवल ऑफ सर्विस डी आता, 3 के लिए लेवल ऑफ सर्विस सी आता, और 4 लेन्स के लिए भी लेवल ऑफ सर्विस सी आता. ठीक है, लेट्स से अगर इस तरह हमारा रिजल्ट आता, हाइपोथेटिकल वैसे सपोज कर रहे हैं. ठीक है, तो क्या कहते हैं आप? कौन सा हम सेलेक्ट करें इनमें से? क्या ये सेलेक्ट करें? ठीक है, तो ये सेलेक्ट करें या नहीं मुझे बताएं. डी वाला. नो सर. ओके, ये हमें सेलेक्ट नहीं करना. तो या ये करेंगे या ये करेंगे, पर इन दोनों में से कौन सा करें फिर? 3 वाला.
क्यों? feasible सर, cost हाँ, कॉस्ट इकोनॉमिकल कम है है, सर। कॉस्ट कम है। ठीक है, ये वैसे मैंने सपोज किया अगर हमारा रिजल्ट इस तरह आता फिर हम ये करते। ओके, सो ये, सर हाँ एक मिनट, जस्ट अ मिनट, ये प्रॉब्लम हो गया, कोई क्वेश्चन हो इस पे? नो सर। अच्छा, हाँ क्या बताएं? यस सर। सर अगर आपने जो अभी सपोज किया ना, जो हमने 3 लेन्स वाला पिक किया है, तो अगर ये 3 लेन्स वाला तो बिल्कुल बाउंड्री पे होगा ना सर, तो थोड़ी वक्त के बाद तो वो फिर मतलब उसका लेवल ऑफ सर्विस कम हो जाएगा ना, ठीक है, तो हमें 4 लेन्स वाला साइड। ठीक है, पर उसने हमें ये जो वॉल्यूम दिया हुआ है वो टारगेट वॉल्यूम है ना, किसी टारगेट ईयर के, ठीक है, टारगेट डिजाइन ईयर का सही है। वॉल्यूम है, और उसने हमें क्लियर कट बता दिया कि लेवल ऑफ सर्विस सी। तो एक ओके लेन सर। एक्स्ट्रा करेंगे आपकी बहुत कॉस्ट आएगी, उसकी रिक्वायरमेंट ये है ना। सही है सर। अच्छा, ये हो गया, अभी नेक्स्ट जाते हैं और नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अच्छा, तो हमारा आंसर क्या होगा? टू अचीव लेवल ऑफ सर्विस यूज 3 लेन्स इन द अपग्रेड डायरेक्शन। क्योंकि हमने अपना ग्रेड अपग्रेड लिया था, राइट? लेट्स से ये जो आपकी हाईवे है ये इस तरह की 4.5% ग्रेड था, और इसकी लेंथ कितनी थी? 0.35 माइल्स थी ना, एनालिसिस सेगमेंट की। हेलो, ये लेंथ थी ना? यस सर। yes Okay. sir, yes अच्छा, ये साइड व्यू है, साइड से मैं देख रहा हूँ, साइड व्यू है हाईवे का। पर अगर ऊपर से मैं इसको देखूं तो ये तो दो फ्रीवेज है ना, एक फ्रीवे पर दो डायरेक्शंस है, एक इस तरह जा रही है, एक इस तरह जा रही है। पर आप साइड से अगर देखें तो ये इस तरह नजर आएगा। तो ये अभी हमने इस डायरेक्शन के लिए की है, इस डायरेक्शन के लिए फ्लो की है, क्योंकि इस डायरेक्शन में अपग्रेड है, हमने अपग्रेड एनालिसिस की है, अपग्रेड। और इस डायरेक्शन में क्या होगा? इस डायरेक्शन में क्या होगा? डाउनग्रेड होगा सर। डाउनग्रेड होगा। तो हमने तो अपग्रेड के लिए एनालिसिस की है, इस वाली पोर्शन के लिए। इसमें क्या होगा? इसमें हम डाउनग्रेड के टेबल, तो आपने घर जाके अभी एक्सरसाइज करनी है खुद, और ये सॉल्व करने हैं डाउनग्रेड के लिए। सो अगर रिपीट द प्रोसेस फॉर द डाउनग्रेड सेक्शन, और वो अगर आप करेंगे, आप देखेंगे, मुझे फिर आपके दिखाएं आगे कि 2 लेन्स आपकी आएंगी लेवल ऑफ सर्विस सी के लिए डाउनग्रेड डायरेक्शन में। पर ये कि डाउनग्रेड में आप ईटी डाउनग्रेड का टेबल यूज करेंगे, ये वाला जो है, ये फॉर डाउनग्रेड्स है, ईटी का टेबल डाउनग्रेड्स के लिए। और आरवीज के लिए हम इस तरह अज्यूम करते हैं कि वो लेवल ग्रेड पे है। ये मैंने पहले आपको बताया था जब हम वो चैप्टर पढ़ रहे थे हाईवे का। डाउनग्रेड के लिए आप ये टेबल 6.8 यूज करेंगे ईटी के लिए, और आरवी ट्रक्स के लिए और बसेस के लिए। और आरवीज के लिए आपने अज्यूम करने के वो लेवल ग्रेड पे है, यानी लेवल ग्रेड में क्या आता है, फिर हम ये वाला टेबल यूज करते हैं, ये वाला, ये लेवल, ये यानी 1.2 आप लेंगे ईआर की वैल्यू जब डाउनग्रेड आप एनालिसिस करेंगे। समझ गए आप? हेलो, यस सर। ओके, ये घर जाके आप करें, फिर मुझे दिखाएं कि कितनी लेन्स आपकी आती है। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉब्लम जो ये हाईवे कैपेसिटी का, ये प्रॉब्ली मेरे ख्याल से लास्ट प्रॉब्लम था ये। ओके, मैं आपको बता दूं, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हमारा क्विज 2 होगा हाईवे कैपेसिटी पे। मैं क्लास में नोटिफिकेशन कर दूंगा। सो नेक्स्ट क्लास में वी विल हैव इंशाल्लाह क्विज नंबर 2 ऑन हाईवे कैपेसिटी। हाईवे कैपेसिटी पे न्यूमेरिकल होगा हमारा क्विज 2 में, नेक्स्ट क्लास में होगा, लास्ट 15 मिनट्स में, राइट? तो ये याद रखें, मैं क्लास में पोस्ट कर दूंगा इसको। ओके, सो लेट्स गो अहेड और आगे जाते हैं, बाकी ये कंप्लीट करते हैं। सो ये हाईवे कैपेसिटी पे कोई प्रॉब्लम हो
क्योंकि हाईवे कैपेसिटी हमने कर ली है, कोई इशू हो। हेलो हेलो All clear, sir. No problem. ओके ओके, सो लेट्स गो अहेड एंड आगे चलते हैं। वी गो टू ट्रैफिक वॉल्यूम पे चलते हैं। सो ट्रैफिक वॉल्यूम एसेंशियली क्या है? तो आप इस तरह कर जाते हैं कि आप फ्रीवे पे खड़े हो जाए या रोड पे, लेट्स से ये डायरेक्शन है और ये डायरेक्शन है, राइट, फ्रीवे पे। तो आप इधर खड़े हो जाते हैं और इस रोड पे आप गिनते हैं कि इस पॉइंट पे कितने व्हीकल्स गुजरते हैं, या इस पॉइंट पे, सॉरी, इधर इस पॉइंट पे कितने व्हीकल्स पर आवर गुजरते हैं, जैसे आप काउंट करें। तो ये ट्रैफिक वॉल्यूम है आपका, ठीक है। जनरली पर आवर हम करते हैं, पर इसके अलावा और भी टाइम इंटरवल्स है। तो यू काउंट द व्हीकल्स एंड यू नोट डाउन द डायरेक्शन आल्सो, कि इस डायरेक्शन में इतने हैं और इसमें इतने व्हीकल पर आवर। ऑब्वियसली अब दोनों नहीं गिन सकते, इसके लिए एक और बंदा इधर खड़ा होना पड़ेगा इस जगह पर कि वो काउंट करे। तो इट्स व्हीकल्स पर आवर है, ठीक है। So traffic volume is defined as the number of vehicles or persons that pass a point on a transportation facility during a specified time period, usually which is 1 hour. In traffic engineering study, there are many volumes, such as एक daily volume होती है, सारे दिन में कितनी ट्रैफिक गुजरती है, hourly volume होती है, फिर peak hour volume होती है. In addition, volumes of a day or an hour can vary greatly depending on the different day of the week or different टाइम पीरियड ऑफ अ डे। तो आपने देखा होगा कि मंडे को ट्रैफिक ज्यादा होती है कंपेयर्ड विद अदर डे, सिमिलरली मंडे मॉर्निंग को, सिमिलरली फ्राइडे इवनिंग को ट्रैफिक ज्यादा होती है कंपेयर्ड विद अदर डे। फिर आपने देखा होगा कि ड्यूरिंग द डे भी वेरिएशन होती है, सुबह के टाइम बहुत सुबह कम होती है, फिर बिटवीन 7 and 9 बढ़ जाती है ट्रैफिक, और उसके बाद नून पे कम हो जाती है। तो अगर मैं टिपिकल इसको ड्रॉ करूं ट्रैफिक पैटर्न को, जो डेली वेरिएशन है आपकी हर रोज जो होती है, तो आप देखेंगे कि वो इस तरह की होगी तकरीबन। ये 12 AM है सुबह के टाइम, रात के वक्त 12 AM, और ये आपका 12 नून है, फिर से आपका ये 12 AM। तो आप देखेंगे कि आपकी ट्रैफिक रात को बहुत कम होगी। इधर ये मैं इसको ट्रैफिक वॉल्यूम कह देता हूँ, वॉल्यूम, ठीक है, ट्रैफिक वॉल्यूम, इसको आप कहते हैं व्हीकल पर आवर के। तो आप देखिए बड़े कम आपकी फ्लो होगी रात को, ठीक है, रात के 12 बजे बहुत कम फ्लो होगा। पर फिर क्या होगा, 7 और 9 के दरमियान में, और फिर शाम को बिटवीन लेट्स से 4 and 6, तो आप देखेंगे कि आपका लो होगा वॉल्यूम इस तरह से, और फिर इस तरह बढ़ेगा और आपकी पीकिंग होगी अराउंड दिस टाइम, और फिर दोपहर को कम हो, इस तरह कम हो जाएगा, इस तरह रहेगा तकरीबन, थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन होगी इस तरह, और फिर से आपका ये बढ़ेगा और फिर से आपकी ये पीकिंग होगी 4 to 6, ठीक, और उसके बाद ये पीकिंग होगी, और उसके बाद से चलेगा, फिर से आपकी इस तरह पीकिंग होगी, फिर इस तरह। तो आप ये देखेंगे कि आपकी ये मॉर्निंग पीक है, मॉर्निंग पीक, और ये इवनिंग पीक है, इवनिंग पीक। तो नॉर्मली ये होगा कि अगर ये आप इस तरह जा रहे हैं तो आपका मॉर्निंग पीक फॉर एग्जांपल अगर इस डायरेक्शन में है मॉर्निंग पीक, इवनिंग पीक फिर आपका इस डायरेक्शन में होगा, ऑपोजिट में, क्योंकि सुबह लोग जो आते हैं ऑफिस से शाम को वापस जाते हैं, फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका इवनिंग पीक होता है।
और ये आपने नोट भी किया होगा कि हैदराबाद Yes, sir. शाम को ज्यादा होते हैं, सुबह इस तरफ ज्यादा होते हैं टू द यूनिवर्सिटी। बेनिफिट्स के traffic volume studies are conducted to determine the number, movements and the classification of road vehicles at a given location। कि भाई नंबर के पर आवर या जितना भी जो भी टाइम इंटरवल आप कंसीडर कर रहे हैं, कितने व्हीकल्स गुजरते हैं, मूवमेंट्स कौन सी हैं। जिस तरह मैंने पहले बताया था कि जनरली हमारे पास जो इंटरसेक्शन है उसमें वी हैव 12 मूवमेंट्स इंटरसेक्शन में। दिस इज अ टिपिकल इंटरसेक्शन, राइट। So you got 12 movements: northbound through, northbound right, northbound left. Similarly, we've got westbound through, westbound right, westbound left, southbound through, southbound right, southbound left. And then we have eastbound through, eastbound left, and eastbound right. So we have 4 movements, 4 approaches: northbound, southbound, westbound, eastbound. So we have 4 approaches, each has got 3. So 12 movements है हमारी। तो हमने ये भी देखना है कि ये जो ट्रैफिक में काउंट कर रहा हूँ, ये नॉर्थ बाउंड थ्रू है, ये नॉर्थ बाउंड राइट है, कौन सा है, मूवमेंट कौन सी है। और फिर हमें यू ऑल्सो रिक्वायर क्लासिफिकेशन, क्लासिफाई करना व्हीकल्स को कि ये ट्रक्स हैं, कि ऑटोज हैं, कि टैक्सीज हैं, क्या है, ठीक है, क्लासिफाई करने कि ट्रक्स कितने परसेंटेज है, पैसेंजर कार्स कितने हैं वगैरह, इस तरह क्लासिफाई करने। तो ये क्लासिफिकेशन है। बेनिफिट्स के ट्रैफिक वॉल्यूम डेटा कैन आइडेंटिफाई क्रिटिकल फ्लो टाइम पीरियड्स। आपको पता चल जाते हैं जब ट्रैफिक वॉल्यूम आप देखते हैं कि यार सबसे पीक टाइम कौन से, क्रिटिकल फ्लो कब हो रहे सबसे ज्यादा, ठीक है, क्योंकि आप इसमें इंटरेस्टेड होते हैं कि पीक पीरियड को आप अकोमोडेट कर सकें, ठीक है। सो क्रिटिकल फ्लो, क्रिटिकल जो सख्त फ्लो है, ज्यादा फ्लो, वो कब हो रहा है आपका। और डिटरमिन द इन्फ्लुएंस ऑफ लार्ज व्हीकल्स, ठीक है। और जब ऑब्वियसली आप जब वॉल्यूम स्टडी करेंगे तो आप क्लासिफाई भी करेंगे कितने परसेंट ट्रक्स हैं, तो उनका इफेक्ट क्या है फ्लो के ऊपर, क्योंकि जब लार्ज व्हीकल ज्यादा होंगे उसकी वजह से आपका फ्लो कम हो जाएगा, कैपेसिटी भी कम हो जाएगी। और पेडेस्ट्रियंस ऑन वेहिकुलर ट्रैफिक फ्लो, या पेडेस्ट्रियंस जो है उनका क्या असर है फ्लो पे, क्योंकि पेडेस्ट्रियंस जब ज्यादा होंगे तो आप उनको ज्यादा टाइम देंगे क्रॉसिंग के लिए, और जिसकी वजह से वो जो ऑपोजिट रोड होगी उसको ट्रैफिक को ज्यादा रोकना पड़ेगा। और टू डॉक्यूमेंट ट्रैफिक वॉल्यूम ट्रेंड्स के, ट्रेंड क्या है वॉल्यूम के, ठीक है, यानी क्या जनवरी में ज्यादा होती है, फरवरी में कम होती है, क्या समर्स में ज्यादा होती है, विंटर्स में कम, मई में आप समर्स में ज्यादा होगी, विंटर्स में कम होगी, ठीक है। तो ट्रेंड्स आपको पता चलते हैं जब वॉल्यूम आप स्टडी करते हैं वॉल्यूम्स। The length of sampling period depends on the type of count being taken and the intended use of the data record. जनरली आप ये करते हैं कि इंटरसेक्शन मिनिमम पीरियड जो स्टेबल पीरियड है काउंटिंग का वो 15 मिनट्स है। तो इंटरसेक्शन काउंट जो आप कंडक्ट करते हैं दैट्स यूजुअली फॉर 15 मिनट्स, ठीक है। 15 मिनट इंटरवल्स पर आप ट्रैफिक वॉल्यूम कलेक्ट करते हैं, ट्रैफिक डेटा कलेक्ट करते हैं। 2 methods are available for conducting traffic volumes: manual and automatic. Manual counts are typically used to gather data for determination of vehicle classification. जब आपने काउंट करना हो कि कितने ट्रक्स हैं, कितने ऑटोज हैं वगैरह, क्लासिफाई करना हो, वो मशीन आजकल मॉडर्न कैमराज आ गए, वो ये भी कर लेते हैं। पर जनरली आप मतलब पाकिस्तान जैसी कंट्री होगी तो उधर आप ऑब्वियसली मैन्युअली करेंगे कि कितने गिने, कितने परसेंटेज ट्रक्स हैं, कितने ऑटोज हैं वगैरह। टर्निंग मूवमेंट्स होगी, कितने स्ट्रेट जा रहे हैं, कितने राइट साइड पे जा रहे हैं, कितने लेफ्ट पे जा रहे हैं, ठीक है। और डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल के, नॉर्थ बाउंड है, साउथ बाउंड है, के पेडेस्ट्रियन मूवमेंट्स जो है, पेडेस्ट्रियन को काउंट करना। और व्हीकल ऑक्यूपेंसी के, व्हीकल में कितने बंदे बैठे हैं, ऑक्यूपेंसी, तो वो तो आपको कैमरास वगैरह नहीं करके दे सकते ना, तो आप काउंट करेंगे कि ये जो गाड़ी है इसमें 2 बंदे थे, ये वाली इसमें 3 बंदे थे, व्हीकल ऑक्यूपेंसी।
तो वो मैनुअल के बगैर नहीं हो सकती। Automatic counts are typically used to gather data for determination of vehicle hourly patterns, daily or seasonal variation in road trends or annual traffic. तो ऑटोमेटिक काउंटिंग मेथड्स में आप जो इक्विपमेंट है वो इंस्टॉल कर देते हैं रोड पे, और वो ऑटोमेटिकली व्हीकल्स को डिटेक्ट करते हैं और उनको फिर रजिस्टर करते हैं और काउंट करते हैं और उसको स्टोर करते हैं माइक्रोचिप्स में, या उनकी जो हार्डवेयर होते हैं उसमें सब डेटा को स्टोर करते हैं। तो ये कि आप लॉन्ग टर्म आप उससे स्टडी कर सकते हैं ट्रैफिक वॉल्यूम्स की, और आपको वो बताएगा आवरली पे, आपको व्हीकल आवरली पैटर्न पता चलेंगे डेली के, हर रोज किस तरह वेरिएशन होती है ट्रैफिक की, सुबह किस तरह होती है, दोपहर को किस तरह होती है, शाम को, फिर सीजन के लिहाज से समर में किस तरह होती है, फ्लो होते हैं, विंटर में किस तरह होते हैं। पेशावर जैसी सिटी में कुछ फर्क नहीं पड़ता, समर विंटर एक जैसी ट्रैफिक होगी, पर स्वात में और मरी में चेंज हो जाएगी। तो आपको सीजनल वेरिएशन का पता चलता है और ग्रोथ ट्रेंड का पता चलता है, और एनुअल ट्रैफिक एस्टिमेट्स आप कर सकते हैं कि साल में कितनी ट्रैफिक हुई है, क्योंकि अब आगे हम एक चीज पढ़ेंगे, एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक, सारे साल डेली ट्रैफिक पर सारे साल के ऊपर बेस्ड हो, सारे साल की व्हीकल्स आप काउंट करो कितनी गुजरती है, उसको 365 से डिवाइड कर दो, तो है तो आपको डेली एवरेज डेली ट्रैफिक मिल गई है, पर इस बेस एनुअल है, सारे साल के ऊपर बेस है, यानी सारे साल की आप वॉल्यूम जितनी गाड़ियां गुजरती हैं सारे साल में उसको 365 से डिवाइड कर दें, तो आपको एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक मिल जाएगा। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है जो बहुत यूज होता है ट्रैफिक में। तो वो भी ऑब्वियसली अब सारा साल तो बंदा नहीं खड़ा हो सकता कि वो ट्रैफिक काउंट करे, तो ऑटोमेटिक सिस्टम्स आपके करेंगे। प्लस आपको ग्रोथ ट्रेंड का पता चलता है कि ग्रोथ किस तरह होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं सारी ईयर्स के ट्रैफिक वॉल्यूम्स को देखूं तो जनरली इस तरह का उसका ग्राफ होगा। लेट्स से ये 2015 है, 2016 है, 2017, 2018, 2019, ठीक है, 2020। तो आप देखेंगे कि आपकी अगर ये वॉल्यूम थी पर आवर एक खास पॉइंट पे, या पीक आवर ले लें या जो भी है, तो आप देखेंगे कि ये आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ रही है। ये ट्रैफिक हर साल आबादी ज्यादा होती जाती है या इकोनॉमिक एक्टिविटी, फिर आप देखेंगे कि 20 मार्च राउंड अबाउट मार्च में आप देखेंगे, कोविड कब आया था, मार्च में था 2019 में। यस सर। ओके, फरवरी सर। हाँ, फरवरी 2019 में था। 26 फरवरी सर सर। ओके, तो आप देखेंगे कि इधर एकदम आपका ये थोड़ा सा कम हो जाएगा ट्रैफिक, और उसके लिए आप देख रहे हैं कि यार ये तो ग्रोथ कर रहे हैं, हर साल आपकी आबादी बढ़ रही है और इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है, जिसकी वजह से आपका ट्रैफिक इंक्रीज हो रहा है। पर क्या हुआ है इस पॉइंट पे, क्या हुआ है, फिर आप देखते हैं यार ये तो इधर कोविड था, कोविड की वजह से लॉकडाउन और उसकी वजह से एक्टिविटी कम हो गई, ट्रैफिक कम हो गई आपकी, ठीक है। तो आपको ग्रोथ ट्रेंड्स का पता चलता है उसके बाद। The selection of study method is determined using the count period. Count period कौन सा आप लेंगे? Count period should be the time of the day. किस टाइम आपने ट्रैफिक लेनी है काउंट करने, ऑब्वियसली आप पीक पीरियड में करेंगे। डे ऑफ द मंथ, ठीक है, किस दिन को करें, मंडे को करें, ट्यूसडे, वेडनेसडे, और मंथ ऑफ द किस महीने में करें वगैरह। काउंट पीरियड रेंज फ्रॉम 5 मिनट्स टू 1 ईयर। नॉर्मली काउंट पीरियड जब आप करते हैं, नंबर ऑफ व्हीकल्स काउंट करते हैं, तो टाइम आपका 5 मिनट्स हम नहीं यूज करते। टिपिकल काउंट पीरियड मिनिमम जो है वो 15 मिनट्स है। जनरली ये स्टैटिस्टिकली स्टेबल टाइम पीरियड है, इसलिए हम 15 मिनट यूज करते हैं। सो टिपिकल काउंट पीरियड्स आर 15 मिनट्स। 2 आवर्स पीक पीरियड्स के लिए करेंगे। लगभग पीकिंग होती है 7 से लेके 9 तक पीक टाइम, 2 आवर्स के लिए आप काउंट करेंगे। और
और अगर मॉर्निंग या आफ्टरनून कर रहे हैं तो अभी आफ्टरनून 4 आवर्स आप करेंगे, 12 के लगभग 2 घंटे ऊपर से, लेट्स से फ्रॉम 11 टू 3 या इस तरह, या 10 टू 2 वो आप करेंगे आफ्टरनून में। और मिड डे में आप 6 आवर्स कर सकते हैं। मॉर्निंग के लिए 4 आवर्स आप कर सकते हैं। आफ्टरनून, मॉर्निंग और आफ्टरनून पीक में, आफ्टरनून में भी थोड़ी सी पीकिंग होती है, पर मॉर्निंग और इवनिंग जैसी पीकिंग नहीं होती, लो होती है थोड़ी सी। और मिड डे में 6 आवर्स आप कर सकते हैं। और सारा डे टाइम पीरियड 12 आवर होगा। आपने अगर डे टाइम की ट्रैफिक देख ली है तो डे टाइम आधा दिन होगा, 12 आवर आप। पर जो आप पीक पीरियड 2 आवर का करेंगे वो भी आप 15 मिनट काउंट्स में करेंगे। लेट से आप 7 से 9 तक काउंट कर रहे हैं ट्रैफिक, 7 AM से 9 AM तक, तो आप 15 मिनट इंटरवल्स में करेंगे, यानी 7 to 7:15, 7:15 to 7:30, 7:30 to 7:45, 7:45 to 8, फिर 8 से 8:15, 8:15 से 8:30 तक, 8:30 से 8:45, 8:45 से 9 तक। ये 15-15 मिनट पीरियड्स में आप रिकॉर्ड करेंगे अपने डेटा। मैनुअल काउंट मेथड्स में, एप्लीकेशन ऑफ मैनुअल काउंट्स रिक्वायर स्मॉल सैंपल्स डेटा एट एनी गिवन लोकेशन। तो मैनुअल काउंट तब आप यूज करेंगे जब आपका डेटा स्मॉल हो, बहुत ज्यादा हेवी ट्रैफिक ना हो और आपने स्मॉल डेटा आपको चाहिए हो, सैंपल जो है एक दिन करना हो या आधा दिन या पीक पीरियड में करना हो, तो मैनुअल आप कर सकते हैं। मैनुअल काउंट्स आर समटाइम्स यूज्ड व्हेन द एफर्ट एंड एक्सपेंस ऑटोमेटिक विल नॉट। और कभी कभार आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होंगे कि आप जो है वो ऑटोमेटिक मेथड्स एम्प्लॉय कर सके, पैसे कम होंगे, आपके पास बजट कम होगा, जिसकी वजह से आपको मैनुअल करना पड़ेगा, क्योंकि जस्टिफाइड नहीं है। मैनुअल का नेसेसरी व्हेन ऑटोमेटिक इक्विपमेंट इज नॉट अवेलेबल, और कभी कभार अवेलेबल भी नहीं होता ऑटोमेटिक इक्विपमेंट। पाकिस्तान जैसी कंट्री में प्रॉब्लम्स आएंगी आपको, तो जब अवेलेबल ना, ऑब्वियसली आप मैनुअल काउंट करेंगे। मैनुअल काउंट्स आर टिपिकली यूज्ड फॉर पीरियड्स ऑफ लेस देन अ डे। ऑब्वियसली इतना स्टेमिना तो लोगों का नहीं होता, लेस देन डे होगा फिर आप मैनुअल करेंगे। 15 मिनट्स मैंने आपको बताया मिनिमम टाइम पीरियड यूज करते हैं। Traffic counts during Monday morning rush hour and a Friday evening rush hour show high volume. They are not normally used in analysis. Therefore, counts are usually conducted on a Tuesday, Wednesday, Thursday. तो आपने देखा होगा कि मंडे मॉर्निंग को रश जरा ज्यादा होते हैं। टिपिकल रश नहीं होता, वो अटिपिकल होते हैं, अनयूजुअल होते हैं, थोड़ा सा ज्यादा होते हैं नॉर्मल से। और फ्राइडे इवनिंग को भी रश ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो जनरली आप मंडे और फ्राइडे को ट्रैफिक नहीं काउंट करेंगे, आप ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे को करेंगे, क्योंकि वो ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज है, ज्यादा टिपिकल ट्रेंड है फ्लो का, समझ गए। तो आप वो वाला नॉर्मली यूज करेंगे। काउंट मैनुअल काउंट रिकॉर्डिंग मेथड्स कौन से हैं? टेली शीट है। टेली शीट की एक शीट होती है, उस पे आपकी डायरेक्शंस होती है, जिस तरह मैंने बताया आपकी पर अप्रोच 3 डायरेक्शंस हैं और आपकी 4 अप्रोचेस हैं, 12 मूवमेंट्स हैं। उस पे 12 मूवमेंट्स होती हैं और उस पे आप टाइम नोट करते हैं और काउंट करते हैं कितने व्हीकल्स गुजरे हैं, ठीक है। टेली शीट है, टेली करते हैं आप उससे। फिर मैकेनिकल काउंटिंग बोर्ड्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक काउंटिंग बोर्ड। टेली शीट रिकॉर्डिंग डेटा on a tally sheet is the simplest means of conducting manual count. सबसे सिंपल तरीके। The data can be recorded with a tick mark on a pre-prepared field form. ठीक है, तो इस तरह का फॉर्म होगा आपके पास ये वाला, और आप उस पर गिनते हैं, ठीक है, कि ये थ्रू मूवमेंट है, ये राइट है, नॉर्थ थ्रू, नॉर्थ राइट, नॉर्थ लेफ्ट, और आप इस पे कितने ट्रक्स गए, कितने बस, एक एक लाइन लगाते रहते हैं, फिर बाद में आप उनको काउंट करते हैं, ठीक है। तो ये 4-4 लाइनें लगा रहे हैं, फिर गिनने में आसानी रहेगी ना आखिर में। 1 2 3 4 5 6 6 4 24 + 2 26, इस तरह होगा। तो आपके पास, जिस तरह मैंने पहले बताया आपको, आपके पास वही 4 मूवमेंट्स हैं इंटरसेक्शन में,
क्योंकि इंटरसेक्शन का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है ना। रोड पे तो आप इस तरह फ्री वे इस तरह और इस तरह, इधर खड़े होके बस गिन लें आप। इंटरसेक्शन में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें एक आपकी थ्रू होगी, ये राइट होगी, लेफ्ट होगी। सिमिलरली इधर आपकी थ्रू, वेस्ट बाउंड, लेफ्ट राइट, साउथ बाउंड थ्रू, साउथ बाउंड राइट, साउथ बाउंड लेफ्ट। So we have got eastbound through, eastbound left, eastbound right. ये आपकी बिल्कुल सही। तो आप इधर ऑब्वियसली गिनेंगे भी ना कि पहले ये फॉर एग्जांपल ये नॉर्थ बाउंड जो है थ्रू कितने व्हीकल्स गए हैं, नॉर्थ बाउंड राइट कितने गए, नॉर्थ बाउंड लेफ्ट कितने गए, और फिर क्लासिफाई भी किए ट्रक्स कितने हैं, कार्स कितनी हैं। उसने हर के लिए फॉर एग्जांपल इसने इस नॉर्थ बाउंड के लिए इसने इस तरह किया, थ्रू के लिए भी इसने इस तरह दो बनाई है, और इस पे लिखा हुआ इसने कार्स और ट्रक्स। इधर इसने कार्स लिख दिए, इधर ट्रक्स लिख दिए। तो लेट्स से कार्स थ्रू, ये थ्रू के लिए, थ्रू एक गाड़ी गई, आप एक टिक लगा दो, तो दूसरी थ्रू गई है एक और, फिर इस तरह चार हो गई, फिर से इधर चार और फिर गई है, फिर सो आप रिकॉर्ड करते जाएंगे। फिर एक ट्रक के थ्रू आपने टिक इधर लगा दिए, सो आखिर में फिर आप गिनते हैं। जितनी ज्यादा रश होगा उतने ज्यादा आपको पर्सनल चाहिए। एक बंदा शायद इन तीन को कर सके, पर एक बंदा सबको नहीं कर सकेगा जब बिजी इंटरसेक्शन है, ये प्रॉब्लम है। सो टेलीशीट और पर आपको वॉच भी चाहिए होगी, टिक मार्क लगाते हैं। वॉच और स्टॉप वॉच इज नेसेसरी टू मेजर द डिजायर्ड काउंट पीरियड, क्योंकि टाइम भी आप साथ रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। क्या टाइम था, एवरी 15 मिनट्स करेंगे ना आप, ठीक है। तो स्टॉप वॉच भी जरूरी है आपके पास। मैकेनिकल काउंटिंग बोर्ड्स के ये होते हैं इस तरह, तो इधर वो जिस तरह वो तस्बीह होती है जिसको आप प्रेस करते हैं, उस टाइप का इधर काउंटर्स लगे होते हैं, नीचे उसके डिजिट्स होते हैं, आप उसको प्रेस करते हैं। तो ये भी इसमें अगर आप देखें तो इसको स्निपिंग टूल से इधर से लगे तो स्निपिंग, इधर भी अगर आप देखें तो ये बता रहे, ये कौन सा है, ये डायरेक्शन, ये वाली स्ट्रेट बता रहे, यानी थ्रू, स्ट्रेट, स्ट्रेट थ्रू कह लें इसको। ये आपको बता रहे राइट, राइट, ये आपको क्या बता रहे हैं, लेफ्ट। तो जब थ्रू एक व्हीकल जाएगा, एक बार इस बटन को प्रेस कर दें, इधर काउंटर एक रजिस्टर हो जाएगा, फिर एक और थ्रू गया, फिर से प्रेस कर दें बटन, इधर एक और आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो आपको पता चलता जाएगा कि कितने व्हीकल्स थ्रू गए, कितने राइट गए, कितने लेफ्ट गए, ठीक है। और फिर 15 मिनट्स के लिए करें, और फर्स्ट रो जो आपकी है ये वाला, ये इधर आप रिकॉर्ड करेंगे, ये थ्रू है, नॉर्थ बाउंड थ्रू, नॉर्थ बाउंड राइट, नॉर्थ बाउंड लेफ्ट। सिमिलरली ये साउथ बाउंड थ्रू, साउथ बाउंड राइट और साउथ बाउंड लेफ्ट। और ये क्या, ईस्ट बाउंड थ्रू है, ईस्ट बाउंड राइट, ईस्ट बाउंड लेफ्ट। सिमिलरली वेस्ट बाउंड थ्रू, वेस्ट बाउंड राइट और वेस्ट बाउंड लेफ्ट। तो 15 मिनट के लिए करें थ्रू के लिए, और इधर लगा दे के इधर 20 इधर गए हैं, 100 स्ट्रेट गए हैं और 10 इस तरफ गए। फिर नेक्स्ट 15 मिनट में उसी नॉर्थ बाउंड के लिए फिर से आप रीडिंग इधर ले लें, सो तो आप इस पे लिखते जाते हैं। ये मैकेनिकल बोर्ड है। Mechanical counting boards consist of counters mounted on a board that record each direction of travel. Common counts include pedestrian count कर सकते हैं, bicycle vehicles classification, traffic volume count कर सकते हैं. Typical counters are push button devices with 3 to 5 registers. Each button represents a different type of vehicle or pedestrian being counted.
A watch or stopwatch is also necessary with this method to measure the desired count interval. Stopwatch भी जरूरी है ताकि आपको हर 15 मिनट बाद आप रिकॉर्ड कर सकें। इलेक्ट्रॉनिक काउंटिंग बोर्ड इस तरह का होगा, तकरीबन वही चीज है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक काउंटिंग बोर्ड है। वही चीज है, तकरीबन मैकेनिकल जैसे है, थोड़ा सा डिफरेंस ये कि अभी टच बटन है ये, ठीक है। तो ये नॉर्थ बाउंड थ्रू, नॉर्थ बाउंड राइट, नॉर्थ बाउंड लेफ्ट एंड सो ऑन। और ये जो बटन है ये किसके लिए? ये पेडेस्ट्रियन के लिए, या पेडेस्ट्रियन नॉर्थ बाउंड पेडेस्ट्रियन भी काउंट कर सकते हैं, ठीक है। इससे और इसको बस टच करने और रिकॉर्ड होता जाएगा इलेक्ट्रॉनिकली सब कुछ। एडवांटेज ये है कि इसको यूएसबी के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं पीसी के साथ, और फिर उसके सब डाउनलोड कर दें डेटा, उसको एनालाइज कर सकते हैं क्या ट्रेंड है आपके पास, और समरी स्टैटिस्टिक्स कंप्यूट कर सकते हैं वगैरह सब कुछ। तो सब, और टाइमर भी बिल्ट इन होगा इसके ऑब्वियसली, तो आपको अलग स्टॉप वॉच यूज करने की जरूरत नहीं। तो इलेक्ट्रॉनिक काउंटिंग बोर्ड जो है, electronic counting boards are battery operated handheld devices used in collecting traffic count data. They are similar to mechanical boards but with some important differences. Electronic counting boards are lighter, more compact and easier to handle. They have an internal clock, जिस तरह मैंने बताया stopwatch की जरूरत नहीं है, उसमें internal clock है, that automatically separates the data by time interval. Special functions include automatic data reduction and summary. The table can also be downloaded to a computer, which saves time. So volume count, for example, there is अच्छा फॉरेन में इस तरह होता है कि एक जिस तरह हमारे इधर ठेकेदार होते हैं, ठीक है, तो उधर एक ठेकेदार टाइप की चीज होती है, बंदा होते हैं, उसको कहते हैं डेवलपर। डेवलपर उसको कहते हैं। डेवलपर का क्या काम है? वो आते हैं, जमीन खरीदते हैं, जब सिटी ऑक्शन कर रही हो जोनिंग के बाद जमीनों की, वो आके ट्रैक इस तरह खरीदेगा और उसको फिर डेवलप कर देगा, उसमें अपार्टमेंट कम्प्लेक्सेस या शॉपिंग सेंटर या कुछ और बना देते हैं, और फिर उसको वो बेच देते हैं डेवलपर कंस्ट्रक्ट करके। तो नॉर्मली इस तरह होता है कि सिटीज जब पहले इवॉल्व हुई हैं तो ओरिजिनली पॉपुलेशन कम थी, ठीक है, पर जिस तरह आबादी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है तो उससे फिर ये होता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बढ़ती है और लैंड वैल्यूज एक्सपेंसिव हो जाती है। तो पहले आपने, आज से 50 साल पहले लोग सदर में घर ले लेते थे जो अफोर्ड कर सकते थे, पर अभी सदर में कोई घर नहीं लेता, वो कमर्शियल उसको डेवलप करते हैं। इसी तरह सिटीज में जो पुराने एरियाज हैं उधर भी इस टाइप की चीज होती है कि आप पहले वो घर बनते हैं, पर जब सिटी डेवलप होती है, आहिस्ता आहिस्ता तरक्की होती है, तो वो एरिया एक्सपेंसिव हो जाते हैं जहां पर उसने घर बनाया होते हैं। और तो लेट्स से कि पहले ये इधर अपार्टमेंट कम्प्लेक्स नहीं था, तो लेट्स से ये पहले इधर प्लॉट था जिसमें 3 घर बने हुए थे, ठीक है, और इसमें 3 घर बने हुए थे, और लेट्स से इसकी कीमत थी $500,000 एक एक घर की, $500,000, इसकी भी $500,000, $500,000 यानी इन घरों की कीमत है, ठीक है। और ये एरिया पहले
इतना डेवलप नहीं था, पर इसको 20, 30, 40 साल हो गए और से डेवलप हो गया और हाई डेंसिटी एरिया में आ गया। तो डेवलपर आएगा, डेवलपर, ठीक है, और वो इनको कहेगा यार कि मैं इस तरह के क्या मुझे ये तुम 500 पे बेचते हो, तो ये वाला कहेगा ठीक है मैं बेचता हूँ, ये वाला नहीं बेचेगा, ये भी नहीं बेचेगा, तो इसको बड़ा प्लॉट नहीं मिलेगा। तो वो कहेगा अच्छा इस तरह मैं तुम्हें 750,000 देता हूँ, घर के 250,000 ज्यादा देता हूँ और मुझे ये बेच दो। तो क्या होते हैं, अक्सर वो आमादा हो जाते हैं, तो फिर ये खरीद लेगा इनसे, ठीक है, और जब खरीद लेगा इनसे तो फिर क्या होगा, ये इनसे खरीद लेगा, और जब खरीद लेगा तो फिर इस तरह होगा। इसको मैं दोबारा एक कॉपी, ओके, सो ये उससे उनसे खरीद लेगा वो प्लॉट और उधर बिल्डिंग्स खड़ी कर देगा, तो ये अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स बना देगा। तो पहले उधर 3 घर थे, 3 हाउसेस पहले थी, ठीक है, और वो से सुबह के टाइम 3 ट्रिप्स जनरेट करती थी, ठीक है। अभी उसने इधर अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस बना दिए और ये 100 ट्रिप्स, 100 अपार्टमेंट्स है लेट्स से, अभी ये 100 ट्रिप्स जनरेट कर रहे हैं, क्योंकि 100 इसने अपार्टमेंट बना दिए उस सारी कॉम्प्लेक्स में, तीनों प्लॉटों को मिला के इसने उधर हाई राइज अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स बना दिए, ठीक है, लेट्स से उसमें 100 घर है, तो अभी वो 100 ट्रिप्स जनरेट करेगा। तो बिफोर क्या मसला था, 3 ट्रिप्स जनरेट हो रही थी, और अभी आफ्टर क्या है, आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स 100 ट्रिप्स जनरेट हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। अच्छा ये ट्रिप्स आएंगी, पहले ये था कि इधर इस इंटरसेक्शन पे रश नहीं था, तो ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस नहीं थे, सिग्नल वगैरह नहीं था इसमें कोई भी, ठीक है, तो क्योंकि कंजेशन नहीं थी, ट्रिप्स इधर से भी कम आ रही थी क्योंकि 3 घर थे, तो ये कंजेस्टेड नहीं था इंटरसेक्शन, और इस पे ट्रैफिक कंट्रोल नहीं था, सिर्फ सिग्नल नहीं था पहले, ठीक है। पर सिटी क्या करेगी, सिटी उसको परमिशन देने से पहले वो 4 स्टेज मॉडल रन करेगी जो हमने की है, ट्रैफिक जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मॉडल स्प्लिट और नेटवर्क असाइनमेंट, और उससे वो डिटरमिन करेंगी कि कितने ट्रिप्स जनरेट होंगे जब ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, और इस इंटरसेक्शन पे कितना वॉल्यूम होगा, ठीक है। तो वो वॉल्यूम ज्यादा होगा ऑब्वियसली, अब 100 ट्रिप्स या इधर से जाएंगे कुछ उधर जाएंगे, उसकी वजह से इधर वॉल्यूम बढ़ जाएगा इस इंटरसेक्शन पे, और शायद उसको फिर आपको डिजाइन चेंज करना पड़े इंटरसेक्शन का, उधर आपको शायद सिग्नल इंस्टॉल करना पड़े, ठीक है। अब जितनी भी ये या एक्स्ट्रा लेन आपको शायद बनाना पड़े इधर, तो जितने भी ऑल्टरेशंस होंगी ट्रैफिक सिस्टम को इम्प्रूवमेंट की, जो प्रपोजल्स होंगी, उनकी जो कॉस्ट आउटले होगी, वो सिटी डेवलपर को कहेगी कि ये अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स आप बना रहे, हम तब अप्रूवल देंगे आपको इधर अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स बनाने का। सिटी डेवलपर को कहेगी कि अगर तुम ये सारी इंप्रूवमेंट का खर्चा बर्दाश्त करो, आपने ये सारा खर्चा बर्दाश्त कर दे, सिग्नल इंस्टॉलेशन वगैरह और जो रोड वाइडनिंग वगैरह, ताकि ट्रैफिक में कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो ट्रैफिक का, ठीक है। तो ऑब्वियसली पहले बिफोर आप वॉल्यूम स्टडी करेंगे, इधर वॉल्यूम देखेंगे इस इंटरसेक्शन पे, इस पे देखेंगे इस इंटरसेक्शन पे, हो सकता है इधर एक और इंटरसेक्शन हो इस जगह पर, उधर भी आप वॉल्यूम्स अपनी चेक करेंगे, इधर हो राइट, तो इधर आप वॉल्यूम्स को चेक करेंगे, और उसके बाद फिर जो सिटी जब अप्रूवल से पहले रन करेगी मॉडल्स और ट्रैफिक इम्पैक्ट एनालिसिस करेगी, ट्रैफिक इम्पैक्ट एनालिसिस करेगी, और उसमें इम्पैक्ट एनालिसिस में वो 4 स्टेज मॉडल भी यूज करेगी, और उसके बाद उन्हें पता चलेगा
कि यार जब आप ये बना देंगे तो इधर ट्रैफिक वॉल्यूम इतना होगा, ज्यादा होगा वगैरह, तो उसके जितना भी इम्प्रूवमेंट के एक्सपेंडिचर्स है वो डेवलपर देगा। तो ऑब्वियसली बिफोर भी आप वॉल्यूम देखेंगे, फिर 4 स्टेज मॉडल से एस्टिमेट होगा, फिर जब बन जाएगा उसके बाद भी आप वॉल्यूम देखेंगे कि वाकई हमने तो, हमारे मॉडल्स ने तो ये प्रेडिक्ट किया था कि इतनी वॉल्यूम होगी और अभी कितनी है। तो उसको आप कंपेयर कर सकते हैं और ऑब्वियसली वॉल्यूम स्टडी ज़्यादा काम आती है। पर जितने भी, इसको हम ट्रैफिक इम्पैक्ट एनालिसिस कहते हैं कि इसके बनने से ट्रैफिक पे क्या इम्पैक्ट होगा और उसकी जो, उसको एमिलियोरेशन जो होगी, उसको इम्पैक्ट को, अनफेवरेबल इम्पैक्ट को कम करने के लिए जो भी खर्चा होगा, जो स्ट्रेटजीज आप अपनाएंगे, सिंगल इंस्टॉल करेंगे, एक्स्ट्रा लेन बनाएंगे वगैरह, सब खर्चा डेवलपर बर्दाश्त करेगा। ठीक है, तो ये जो अभी मैंने आपको बताया, ये चीज सारा जो एक्सप्लेन किए, ये इधर इसने बात की है ये वाली। ठीक है, ये और उसके बाद आप वॉल्यूम स्टडी करेंगे वगैरह, और उसके बाद इम्पैक्ट एनालिसिस करेगी सिटी और आपको पता चलेगा उससे कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा, और फिर इसके जो खर्चे हैं वो डेवलपर बर्दाश्त करेगा। तो द अपार्टमेंट कम्प्लेक्स वुड सर ब्रेक लेते हाँ लेते हैं 1 मिनट, तो इसको खत्म कर दें ये स्लाइड को। The apartment complex could increase the traffic volume. If the traffic volume is increased, there may be a need for a new traffic control. शायद सिग्नल इंस्टॉल करना पड़े। ठीक है, the initial study provided a baseline count that can be used in a traffic impact analysis or a traffic control device evaluation. ठीक है, तो obviously ये impact analysis आप करेंगे और उसके बाद फिर आप propose करेंगे कि इसका ट्रैफिक पे नेगेटिव इम्पैक्ट होगा और किस तरह, क्या स्ट्रेटजी आप अपनाएंगे उस नेगेटिव इम्पैक्ट को कम करेंगे, क्या आप सिग्नल इंस्टॉल करेंगे वगैरह और डिजाइन करेंगे। जितना भी खर्चा होगा वो डेवलपर बर्दाश्त करेगा उसका। सो 11:34 पे मिलेंगे। ठीक है, 11:35 पे मिलेंगे। चलें, 2 मिनट एक्स्ट्रा ले लेते हैं। 11:35 पे, 11:35 हाँ हाँ सर हाँ पूछिए। सर ये जो हमने अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स इंट्रोड्यूस करने की बात की है, ये ऑलरेडी वहाँ पे वो सेक्शन बना होगा, इसको इम्प्रूव करेंगे या वो भी नहीं बना, नए से डिजाइन करना है तब? नहीं, पहले अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स नहीं है, पहले उधर 3 घर थे। समझ गए आप? जी हाँ, पहले उधर 3 घर थे, अपार्टमेंट नहीं था, 3 घर थे। मैंने वो डायग्राम बनाई थी ना, आपने नहीं देखी? जी ये वाली, पहले 3 घर थे उधर, और वो उन घरों की वजह से, चूंकि 3 घर थे, बहुत कम ट्रिप्स प्रोड्यूस हो रही थी। ठीक है ना, घर में तो एक फैमिली होती है, इधर एक फैमिली है, इधर एक, इधर है। सुबह ज्यादा से इधर से 2 गाड़ियां निकलेंगी, इधर से एक, इधर से एक, 5 ट्रिप्स प्रोड्यूस होंगी सुबह के टाइम पर। डेवलपर आया और उसने, क्योंकि ये एरिया सिटी के करीब हो गया, बहुत आबादी बढ़ रही है और एक्सपेंसिव हो गया, तो वो उसने ये कहा है कि मैं इनको डिमोलिश करके इधर अपार्टमेंट कम्प्लेक्स बनाता हूँ, पर उसके लिए उसको जमीन खाली करनी है, पर घरों की कीमत 500,000 है, तो इसमें शायद वो कोई आमादा ना हो बेचने पे, पर ये इसको ऑफर ज्यादा देते हैं डेवलपर के, यार ये ज्यादा पैसे ले लो, ये घर मुझे बेच दो। तो घर तीनों खरीद के उनको डिमोलिश कर देते हैं और उसकी जगह अपार्टमेंट कम्प्लेक्स फिर कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, अपार्टमेंट कम्प्लेक्स जो है। ठीक है, और जो अपार्टमेंट कम्प्लेक्स करेगा, जिस तरह अपने बोर्ड के पास देखे, तो उसमें तो फिर बहुत ज्यादा अपार्टमेंट्स होंगे ना। पहले 3 घर थे, 3 फैमिलीज रह रही थी, अभी जब वो अपार्टमेंट कम्प्लेक्स बनेगा तो उसमें तो बहुत ज्यादा फैमिलीज होंगी, बहुत 100 अपार्टमेंट्स हैं लेट से, तो 100 घराने होंगे, तो सुबह के टाइम कितने ट्रिप्स जनरेट करेंगे, ज्यादा करेंगे ना। और उनका इम्पैक्ट किधर होगा, ये नियरेस्ट नेबरहुड में जो इंटरसेक्शन होंगी ट्रैफिक सिस्टम, इस पे नेगेटिव इम्पैक्ट होगा उसका ना, यानी हाँ जी हाँ। तो वो आप, सिटी उसको तभी परमिशन देगी कि वो पहले इम्पैक्ट एनालिसिस करेगी, स्टडी अपने ट्रैफिक इंजीनियर्स के थ्रू, और वो सिटी
ट्रैफिक इंजीनियर्स को बताएंगे कि भाई इस इंटरसेक्शन पे आपका इतना वॉल्यूम हो जाएगा, और पहले तो अभी सिग्नल नहीं है, पर जब ये ज्यादा हो जाएगा फिर आपको सिग्नल इंस्टॉल करना पड़ेगा या ये इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी ट्रैफिक के इम्पैक्ट को कम करने के लिए, या लेन एक्स्ट्रा बनानी पड़ेगी। तो वो जितना भी खर्चा होगा सिटी जो है वो उसको डेवलपर को चार्ज करेगी, क्योंकि ये जो आपने अपार्टमेंट, हम तब परमिशन देंगे आपको अपार्टमेंट कम्प्लेक्स बनाने की जब आप जो इम्पैक्ट ट्रैफिक इम्पैक्ट एनालिसिस से जो हमारे पास नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहे हैं उसको खत्म करने का जो भी खर्चा होगा वो आपने बर्दाश्त करना है, यानी सिग्नल इंस्टॉल करने या लेन को एक्स्ट्रा लेन बनानी है उधर वगैरह, ठीक है, वो सारा खर्चा डेवलपर बर्दाश्त करते हैं। सिटी कंस्ट्रक्ट करती है पर डेवलपर उनको पेमेंट कर देते हैं सिटी को, उसके बाद उसको परमिशन मिलती है अपार्टमेंट कम्प्लेक्स बनाने की। और एक बार जब बन जाए उसके बाद आप आफ्टर स्टडी भी कर सकते हैं और दोबारा देख सकते हैं कि यार वाकई ये हमने तो स्टडी की थी कि बढ़ जाएगी, क्या वाकई बढ़ गई है या नहीं वॉल्यूम इस इंटरसेक्शन पे। ओके सर। हाँ, ठीक है। जी।
हेलो, आवाज आ रही है? हेलो हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। Okay, so let's continue. So, uh, so automatic counting में, so automatic counts are usually taken in 1 hour intervals for each 24-hour period. So हम 24 hours के लिए करते हैं automatic counts और हर घंटे रिकॉर्ड करते रहते हैं. The count may extend for a week के लिए भी कर सकते हैं. 24 hour जो count है, month के लिए और year के लिए भी कर सकते हैं. When the counts are recorded for each 24-hour period, the peak flow period can be identified. अगर हम सारा दिन ट्रैफिक मेजर करें जिस तरह मैंने इधर आपको दिखाया था, तो हम उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पीक फ्लो पीरियड कौन से है. फॉर एग्जांपल इधर मैंने आपको दिखाया था ना, ये हम ट्रैफिक मेजर वो देख रहे हैं. अगर सारा दिन ये 24 आवर पीरियड है ना, इधर से इधर तक ये जो सारा पीरियड है, दिस इज 24 आवर्स जैसे इधर तक. तो 24 आवर के लिए जब मैं ट्रैफिक को मॉनिटर करता हूं तो मैं पीक पीरियड आइडेंटिफाई कर सकता हूं कि एक पीक पीरियड आपका ये मॉर्निंग पीक जिसको कहते हैं और ये फिर आपका इवनिंग पीक है. तो पीक पीरियड में आइडेंटिफाई कर सकता हूं अगर मैं 24 आवर की किस टाइम में पीकिंग हो रही है. ऑटोमेटिक काउंटिंग रिकॉर्डिंग में दे आर पोर्टेबल काउंटर्स होते हैं, परमानेंट काउंटर्स होते हैं और वीडियो टेप होते हैं. ठीक है. सो जो पोर्टेबल काउंटर्स हैं दे सर्व द सेम पर्पस एज मैनुअल काउंट्स बट विद ऑटोमेटिक काउंटिंग इक्विपमेंट. न्यूमेटिक रोड ट्यूब्स आर यूज्ड टू कंडक्ट दिस मेथड ऑफ ऑटोमेटिक काउंट्स. सो आप जो पोर्टेबल काउंटर्स हैं तो वो तकरीबन मैनुअल काउंट का काम करते हैं, पर उसके साथ इक्विपमेंट अटैच हुआ होता है. ठीक है. और जहां पर आप मैनुअल काउंट करना चाहते हैं उधर आप पोर्टेबल काउंटर्स भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो पोर्टेबल है, परमानेंट नहीं है. आप उधर उसको इंस्टॉल करते हैं और फिर दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं. ठीक है. तो ये उसका फायदा है. न्यूमेटिक रोड ट्यूब्स जो है, जिस तरह मैंने बताया, वो जो ट्यूब होती है जिसमें एयर होती है और ये ऊपर एक्सल उसके गुजरते हैं. ठीक है. उसकी शेप जो होती है तकरीबन इस तरह की होती है न्यूमेटिक ट्यूब की. ये आपकी रोड है. ठीक है. तो इस टाइप का उसका क्रॉस सेक्शन होता है. इस टाइप इसके ऊपर रोड के ऊपर पड़ी होती है और इसमें एयर होते हैं. तो ये ऊपर इसके ट्रक जाएगा, ठीक है, या कोई भी व्हीकल जाएगा इस तरह, जब इस डायरेक्शन में जाएगा तो इसके ऊपर जब व्हील आएगा तो प्रेशर बढ़ेगा और वो प्रेशर इंक्रीज एक स्विच को एक्टिवेट करेगा जिसकी वजह से करंट फ्लो करेगा और वो रजिस्टर कर देगा कि एक एक्सेल चला गया. जब दूसरा एक्स आएगा या 2 एक्सेल चले गए तो उसके अंदर फिर प्रोग्राम की वजह के 2 एक्सेल चले जाए, उनको पता होता है ना कि इतने इस टाइप के इतने व्हीकल्स आते हैं इतने, तो काउंट दिस एज 1 व्हीकल. तो वो काउंटिंग करता रहते हैं. ठीक है. तो उसको आप मूव कर सकते हैं. इसका जो इक्विपमेंट है ऑब्वियसली साइड पर पड़ा होगा. आपने रोड ट्यूब तो इधर इंस्टॉल कर दी है, पोर्टेबल काउंटर है ये, और इधर से फिर आप ले जाके इसकी जो वायरिंग वगैरह है, इधर शायद एक साइड पर दरख्त हो कर
इसके नीचे कोई कैबिनेट वेबिनेट हो और उसमें आप ये उधर इंस्टॉल कर देते हैं, ये जो वायर के थ्रू हार्डवेयर के साथ उसको अटैच कर देते हैं, जहाँ पर उसका जो बाकी जो हार्डवेयर पेरिफेरल्स हैं वो उधर पड़े होते हैं और आप रिकॉर्ड करते रहते हैं कि कितने कितने व्हीकल्स गए हैं वगैरह, ये सारी चीजें आप उसमें रिकॉर्ड करते रहते हैं। तो पोर्टेबल काउंटर्स जो है, pneumatic road tubes are used to conduct this method of counting, right? So ये pneumatic road tube है, इधर आपने ले की हुई है और ये रिकॉर्डर इधर ये इधर पड़ा हुआ है रिकॉर्डर, ठीक है, जिसके साथ ये वायर्स अटैच हुई हैं और इक्विपमेंट के साथ, तो ऑटोमेटिकली वो रिकॉर्ड करता रहता है। परमानेंट काउंटर्स आर यूज्ड व्हेन लॉन्ग टर्म काउंट्स आर टू बी कंडक्टेड। परमानेंट काउंटर्स डिफरेंट टाइप के होते हैं, इंफ्रारेड भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी हो सकते हैं। कॉमन टाइप का जो परमानेंट काउंटर है वो ये है कि हम इस तरह करते हैं कि फॉर एग्जांपल आपकी ये लेन है, अगर लेट्स से दिस इज माय लेन, ये मेरी एक लेन है, सॉरी, लेट्स से ये एक लेन है मेरी और ये दूसरी लेन है, ठीक है, दो लेन्स है। तो इसमें इस तरह के मैग्नेटिक लूप, हम इस तरह का एक कार की साइज का एक इस तरह का एक ट्रेंच खोदते हैं, ठीक है, और नैरो ट्रेंच होते हैं और उसके अंदर हम इस तरह एक वायर होती है कंडक्टर, वो 2-3 बार इस तरह रैप करके, 3-4 बार इस तरह रैप करके उसकी वायर इधर से निकाल देते हैं और ये के ये मैग्नेटिक लूप डिटेक्टर है या लूप डिटेक्टर इसको कहते हैं, लूप डिटेक्टर। और इसके अंदर करंट होता है, जब ऊपर गाड़ी गुजरती है तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं, जब ऊपर गाड़ी गुजरती है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब होती है और जो डिटेक्ट हो जाती है और व्हीकल की डिटेक्शन को रजिस्टर करती है, तो टाइम भी रजिस्टर होता जाता है और कितने व्हीकल्स इधर से गुजरे हैं वो भी रजिस्टर होते जाते हैं, ठीक है। पर ये आपको एम्बेड करना पड़ता है, पेवमेंट के अंदर एम्बेड करना पड़ता है, तो आप वो मशीनरी से 100 लेते हो, तो से ट्रेंच पतला सा खोदते हो, उसमें ये लूप कई बार इसको लूप करके ये वायर आप डालते हैं अंदर उसमें। परमानेंट काउंट्स आर यूज्ड व्हेन लॉन्ग टर्म काउंट्स आर टू बी कंडक्टेड। द काउंट शुड बी परफॉर्म्ड एवरी डे फॉर अ ईयर और मोर। ऑब्वियसली आप खर्चा करेंगे तो ऑब्वियसली अगर एक दिन के लिए आपको काउंट चाहिए, फिर परमानेंट काउंटर की कोई जरूरत नहीं है, पर अगर लॉन्ग टर्म ट्रैफिक वॉल्यूम्स को मेजर करना चाहते हैं फिर ये बहुत जरूरी है कि आप यूज करें। द डेटा कलेक्टेड में बी यूज्ड टू मॉनिटर and evaluate traffic volumes and trends over a long period of time. ठीक है, permanent counters are not a cost-effective option in most situations. Most situations में आपको कम टाइम के लिए करना पड़ता है और उसके लिए हर केस में वो एक वायबल ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर मुझे 1-2 दिन स्टडी करनी है तो परमानेंट काउंटर की कोई जस्टिफाइड ही नहीं है उसकी कॉस्ट के मैं इतना एक्सपेंडिचर करूं और परमानेंट काउंटर्स में इंस्टॉल करूं। ऑब्जर्वर्स कैन रिकॉर्ड काउंट डेटा बाय वीडियो टेपिंग ट्रैफिक। वीडियो टेपिंग से भी हो सकते हैं, ठीक है। Traffic volumes can be counted by viewing video tape recorded on a camera at a collection site. A digital clock in the video image can prove useful in noting time intervals. Video taping is not cost-effective operation in most situations. Expensive है, पर जिस तरह वीडियो कैमरा से आप रिकॉर्ड करेंगे ट्रैफिक वॉल्यूम को, तो उसके बिल्ट इन क्लॉक भी होगी जो टाइम आपको दिखाएगी, तो आप काउंट कर सकते हैं कि इतने टाइम में इतनी व्हीकल्स गई है, ठीक है। तो वीडियो को आप व्यू करके फिर उससे काउंट कर सकते हैं, उसको स्लो मोशन में चला के आप कर सकते हैं। पर आजकल ट्रैफिक के लिए इस तरह वीडियो कैमराज आ गए बहुत मॉडर्न, और जिनके साथ सॉफ्टवेयर्स हैं जो जिसमें एल्गोरिदम्स होते हैं जो एक्सट्रैक्ट करते हैं इमेजेस को। आप उनको बताते हैं कि इस टाइप की इमेज एक्सट्रैक्ट करो, तो वो एल्गोरिदम्स उसमें से इमेजेस में से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसकी बेस पे वो फिर आपको बताते हैं कि क्या कितनी व्हीकल्स गुजरी हैं। इवन आपको ये बताते हैं कि कितने इसमें ट्रक्स हैं,
कितने पैसेंजर कार्स हैं जो मॉडर्न वीडियो बेस्ड मॉनिटरिंग है वॉल्यूम्स की या ट्रैफिक की, वो आपको इस डिटेल तक बताते हैं। बल्कि चाइना में और फॉरेन में इस तरह के कैमरास, स्ट्रीट्स में जगह जगह कैमरास लगे हुए हैं, जनरल कैमरास हैं, ट्रैफिक की मैं बात नहीं कर रहा। तो उसमें यह कि अगर कोई क्रिमिनल हो उसकी तस्वीर भी फीड कर देते हैं डेटाबेस में, और वो सब इमेजेस जो जितने भी उन कैमरा से इमेजेस आते हैं उसमें सर्च करते हैं और उसको बता देते हैं पुलिस को कि लास्ट टाइम ये बंदा किस स्ट्रीट से गुजरा था, लास्ट टाइम, ठीक है, किस जगह पर देखा गया था, क्योंकि उसमें फेस रिकग्निशन सॉफ्टवेयर होते हैं। तो इस हद तक टेक्नोलॉजी चली गई है, तो जरूरी नहीं है कि आप काउंट करें। मॉडर्न जो कैमराज हैं उसमें इस तरह के एल्गोरिथम्स होते हैं कि जो इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं इमेजेस से, जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, और फिर वो वॉल्यूम भी हो सकती है, ट्रक क्लासिफिकेशन भी हो सकती है, मूवमेंट भी हो सकती है कि थ्रू कितने जा रहे हैं, लेफ्ट कितने जा रहे हैं, राइट वगैरह। पर एक्सपेंसिव ये मेथड है वीडियो टेपिंग का कंपेयर्ड विद बाकी जो मेथड्स हैं ऑटोमेटिक। Steps in automatic control study. An automatic count study includes 3 key steps. Number 1, perform necessary office preparation. तो सबसे पहले देखें, जो भी आपने इम्पोर्टेंट काम करना हो तो आप सक्सेसफुल सिर्फ तभी होते हैं जब आप प्लानिंग करें। अगर आप प्लानिंग नहीं करेंगे इम्पोर्टेंट किसी भी चीज के लिए तो आप कभी कामयाब नहीं होंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो भी आपने आपने ट्रैफिक स्टडी करनी तो आपने पहले प्लान कर दें, यार मैं फ्लावर रोड को प्लान की ट्रैफिक काउंट में करना चाहता हूँ, और पहले से आप प्लान करते हैं कि मैं मंडे को नहीं करूंगा, मैं ट्यूसडे को करूंगा, मैं मॉर्निंग पीक करूंगा, किस किस जगह पर जाऊंगा, कितने लोग मेरे पास होने चाहिए, क्या इक्विपमेंट मुझे चाहिए होगा, किस टाइम से किस टाइम मैं डेटा कलेक्ट करूंगा, ब्रेक के लिए क्या करूंगा वगैरह, सारा आपने प्लान कर दें, ठीक है। डिप्लॉय एंड कैलिब्रेट डेटा कलेक्शन इक्विपमेंट। उसके बाद आपने जो इक्विपमेंट होगा वो आपने ऑटोमेटिक इक्विपमेंट है ऑब्वियसली, तो आपने वो डिप्लॉय करना है, ठीक है। लूप डिटेक्टर के अलावा परमानेंट जो काउंटर्स हैं उसमें बाकी भी इक्विपमेंट हो सकते हैं जो इंफ्रारेड टाइप के या इस टाइप के डिवाइसेस हो सकते हैं, ओवरहेड काउंटेड या लेजर टाइप के जो काउंट करें ट्रैफिक को। जरूरी नहीं है कि आप पेवमेंट पे वो लूप एम्बेड करें, ठीक है। और भी मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं जो परमानेंट काउंटर्स के इंस्टॉल आपका से वीडियो कैमरास के अलावा फिर और सेंसर्स भी हैं जो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेंसर्स हैं या इंफ्रारेड है, ठीक है, जो मेजर कर सके। पर आपने डिप्लॉय करने इक्विपमेंट और उसको डेटा कैलिब्रेट डेटा कलेक्शन कैलिब्रेट भी कर दें, ये बहुत जरूरी है। कैलिब्रेशन किस तरह? फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास रोड है और मैं इस रोड पे इधर मैं लेट से कोई इक्विपमेंट में इंस्टॉल कर दूं, परमानेंट काउंटर है या कुछ और काउंटर है, और मैं मैन्युअली भी काउंट करूं, मैं खड़ा हो जाऊं उधर मैन्युअली भी मैं ट्रैफिक काउंट करूं से लेट से पीक पीरियड में मैं करता हूँ मैन्युअल, मेरा काउंट जो आता है वो लेट से 500 आते हैं व्हीकल्स पर आवर, और जो मैंने इक्विपमेंट इंस्टॉल किया हुआ है वो मुझे रीडिंग दे रहे, जो ऑटोमेटिक इक्विपमेंट है वो मुझे फॉर एग्जांपल दे रहे 700 व्हीकल्स। तो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन देम, ठीक है। इट मींस आई नीड टू कैलिब्रेट इट। तो मैं इसको इस तरह कैलिब्रेट करूंगा, शायद ये एक्सेल्स को काउंट सही ना कर रहा हो या कुछ और कैलिब्रेशन फैक्टर इस तरह यूज करूंगा कि अगर मैन्युअल मुझे 500 दे रहे हैं, ठीक है, एक्चुअल जो काउंट है, तो जो ऑटोमेटिक है उसको भी 500 के करीब होना चाहिए, कम डिफरेंस होना चाहिए, मतलब से 10% या 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए डिफरेंस, राइट। सो अगर मैं करूं 5% है लेट से, तो 100 पे 5 होगा, 500 पे 25 होगा, यानी 525 तक अगर व्हीकल्स ये मुझे दे दे या 525 नीचे भी दे दे लेट से, यानी 475 से लेके उस तक,
तो ये तकरीबन ±25 आ रहे हैं, यानी 5%, राइट। तो फिर भी एक्सेप्टेबल है, पर 700 और 500 में बहुत डिफरेंस है, राइट। तो ये कैलिब्रेशन मुझे करना पड़ेगा, इसको कैलिब्रेट करना पड़ेगा ताकि आई शुड गेट अ रीडिंग विच इज क्वाइट क्लोज टू द मैनुअल काउंट, राइट। तो ये कैलिब्रेशन है। इसके अलावा ये परफॉर्म नेसेसरी ऑफिस प्रिपरेशंस, चेक डेटा एंड रिट्रीव इक्विपमेंट। फाइनली हमने इक्विपमेंट जब उधर वो करना है इंस्टॉल, सो वी हैव टू मेक श्योर कि आवर इक्विपमेंट सिक्योर रहे, कोई उसको चोरी ना कर सके। सो इट्स प्रोटेक्टेड फ्रॉम पिल्फरेज, चोरी से और चीजों से या डैमेज से, ठीक है। और हमने उसको वी हैव टू मेक श्योर इट इज सिक्योर। प्लस परफॉर्म नेसेसरी ऑफिस प्रिपरेशन। ड्यूरिंग ऑफिस प्रिपरेशंस हम क्या कर सकते हैं? कोऑर्डिनेट ऑल डेटा कलेक्शन activities with appropriate state and local officials including transportation, traffic and law enforcement agencies. अब ये कि आप ट्रैफिक काउंट करना चाहते हैं तो रोड पे ये जरूरी है कि अब बाहर के मुल्कों में हाईवे सिस्टम्स के सिग्नल्स वगैरह को ऑपरेट हाईवे डिपार्टमेंट करते हैं, पर ट्रैफिक की एनफोर्समेंट को पुलिस करती है। ट्रैफिक एनफोर्समेंट पुलिस करती है, पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी जो सिग्नल्स हैं या बाकी चीजें, लाइटिंग वगैरह जो भी है, उनकी मेंटेनेंस और ऑपरेशन सब हाईवे डिपार्टमेंट करते हैं। तो अगर आपने ट्रैफिक काउंट कर रहे हैं तो आपको हाईवे डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी और पुलिस से भी, ताकि आपके लिए वो प्रिपरेशन कर सकते, आपको फैसिलिटेट कर सके। ये तो नहीं है कि आप चले जाए ऑरेंज वेस्ट बैंक और ट्रैफिक का इधर रोको, मैं ट्रैफिक कर रहा हूँ, नहीं। पुलिस के साथ आपने कोऑर्डिनेट करना है, वो आपके लिए अरेंज करेंगे और वो फिर ट्रैफिक अगर डाइवर्ट करनी है उसका इंतजाम करेंगे, और आपकी सेफ्टी के लिए, पर्सनल की, व्हीकल्स की सेफ्टी के लिए वो अप्रोप्रिएट ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस लगाएंगे, बोर्ड्स लगाएंगे कि इधर रिपेयर हो रहा है या इक्विपमेंट इंस्टॉल हो रहा है, तो आप स्लो हो जाए, और प्री वार्निंग देंगे मोटरिस्ट को ताकि कोई हैजर्डस इंसिडेंट ना हो, ठीक है। तो और फॉर एग्जांपल you may coordinate with state or local officials in obtaining traffic control for the deployment and recovery of equipment. तो obviously जब आप let's say लूप आपने मैग्नेटिक या वो जो लूप डिटेक्टर है आपने इंस्टॉल कर रहे हैं, तो obviously हाईवे डिपार्टमेंट आपको परमिशन देगा या वो करके देगा, और पुलिस की भी कोऑपरेशन होगी, वो ट्रैफिक को एनफोर्स करेगी, उसको रोकेगी, डाइवर्ट करेगी किसी और रूट पे ताकि आप उधर इक्विपमेंट इंस्टॉल कर सके। द फील्ड टीम मस्ट बी ब्रीफ्ड ऑन द डेटा कलेक्शन प्रोसेस, और जितना भी स्टाफ आपका डेटा कलेक्ट करेगा उनको ब्रीफ कर दे। ये ना हो कि उधर आप भेज दें, उनको पता ही ना हो कि क्या हमने कलेक्ट करने या क्या काउंट करने हमने। जितने भी मेंबर्स होंगे ट्रैफिक काउंटिंग टीम में, सबको ब्रीफ करने हैं उनको। दे शुड बी वेल अवेयर व्हाट दे आर सपोज टू डू, कि कौन सी ट्रैफिक काउंट करनी है, कौन सी मूवमेंट करनी है, क्या क्लासिफिकेशन काउंट करनी है, टाइम इंटरवल्स कौन से यूज करने हैं वगैरह, और इक्विपमेंट का यूज उनको पता होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होने चाहिए वो कि व्हाट आर दे सपोज्ड टू डू, राइट। The field team must be briefed on the data collection process to ensure that all observers are collecting the same data type, ठीक है। उनको ब्रीफ भी कर रहे हैं कि ये डेटा हमने करेंगे, ये ना हो कि एक मिस्टर ए जो है वो थ्रू मूवमेंट कर ले और मिस्टर बी भी थ्रू मूवमेंट कर ले, तो दोनों डुप्लीकेशन हो गई। मतलब ये कि आपने पूरा टीम वर्क करना है ताकि वो डेटा आप कलेक्ट करें जो रिक्वायर्ड हो, ठीक है, और कोई रॉन्ग डेटा ना कलेक्ट कर ले। और ईच इक्विपमेंट को आपने टेस्ट भी फिर करने के आपको रिजल्ट सही दे रहे हैं यानी, वो ऑब्वियसली कैलिब्रेशन के बाद आपको पता चलेगा। फिर डिप्लॉय एंड कैलिब्रेट कलेक्शन इक्विपमेंट। The portable counters method using pneumatic road tubes, since the other methods are not cost effective for most automatic counting study situations. The road tubes are prepared on the roadside to minimize the time each traffic lane is closed. Workers then place the road tubes across the tubes lane. और let's say अगर आपने obviously deploy equipment ख्याल से करने, for example आप ये नहीं कर सकते कि आपने ट्रैफिक को आप रोकते हैं पुलिस के थ्रू, उसके बाद कहें कि यार अभी मैं इक्विपमेंट को सेट करता हूँ, असेंबल करता हूँ, उसके बाद मैं फिट करूंगा, उसके बाद मैं ले इट अक्रॉस द रोड, बहुत टाइम जाया हो जाएगा, इतनी देर ट्रैफिक बंद रहेगी। तो आपने सेंसिबली कर रहे काम के आप
जो भी आपका इक्विपमेंट होगा, पोर्टेबल काउंटर्स हैं, न्यूमेटिक काउंटर्स हैं, उनको आपने रोड साइड पर असेंबल करने सबको, ताकि ट्रैफिक को नहीं आपने रोकना। जब सब असेंबली सब कुछ हो जाए, उसके बाद आपने पुलिस की हेल्प से ट्रैफिक को स्टॉप करने, और उसके बाद आपने वो इक्विपमेंट डिप्लॉय करने, ताकि मिनिमम टाइम ट्रैफिक की डिसरप्शन हो, डिसरप्शन ट्रैफिक की मिनिमम टाइम हो। ये बहुत जरूरी है। The road tubes are prepared on the roadside to minimize time each traffic lane is closed. Workers then place the road tube across the lane. The location of the road tube should be outside the influence of other factors such as intersection, major access points, etc. Traffic control should be provided to protect the crew. जब भी आप ट्रैफिक काउंट करेंगे, you have to make sure कि आपको सही नेचुरल फ्लो या जो ट्रेंड है ट्रैफिक का वो आपको मिले। फॉर एग्जांपल, अगर इफ आई हैव गॉट दिस रोड, ये मेरे पास एक रोड है और ये इंटरसेक्शन है, अच्छा, अब अगर आप इधर से इधर काउंटिंग करेंगे ट्रैफिक की, या इधर ट्रैफिक, इधर काउंट नहीं करना। अगर आपको इस रोड पे वॉल्यूम चाहिए, इस रोड पे, तो आप इंटरसेक्शन के करीब नहीं करेंगे, आपको रोड का वॉल्यूम चाहिए। क्यों? क्योंकि इंटरसेक्शन पे हो सकता है सिग्नल लगाओ, इधर व्हीकल्स स्टॉप हो जाती हैं, फिर चलती हैं, फिर उनकी स्पीड कम हो जाती है, तो आपको नेचुरल फ्लो इधर नहीं मिलेगा, इधर भी नहीं मिलेगा आपको नेचुरल फ्लो, तो आपको मिड में मिलेगा नेचुरल फ्लो जो है, ठीक है, क्योंकि इंटरसेक्शन का इन्फ्लुएंस होगा इस फ्लो के ऊपर इधर, तो इंटरसेक्शन के करीब आपने नहीं करना। प्लस जो एक्सेस पॉइंट्स हैं, जिस तरह ये बता रहे हैं कि मेजर एक्सेस पॉइंट्स वगैरह जो है, उधर भी आपने नहीं करना। वो किस तरह मेजर एक्सेस पॉइंट्स? फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास फ्री वे है, इफ आई हैव गॉट दिस फ्री वे, ये फ्री वे में इधर से एक इन रैंप आ रहे हैं, ये मेरे पास फ्री वे है, और इधर लेट से इधर से एक इन रैंप आ रहे हैं, ये आपकी फ्री वे फ्लो इस तरफ है, ये है इन रैंप, और आप लेट से इधर वॉल्यूम, इस फ्री वे पे आप वॉल्यूम काउंट करना चाहते हैं इस रैंप से पहले, पर आप इस जगह पर नहीं करेंगे वॉल्यूम काउंट। क्यों? क्योंकि इधर से व्हीकल्स आपकी आ रही है, और व्हीकल्स जब इधर एंटर होंगी तो इधर से स्ट्रेट जो व्हीकल्स आ रही है इस साइड से, उनको स्लो होना पड़ेगा, क्योंकि ये मर्ज हो रही है इधर रैंप से, पेशावर इंटरचेंज से जो एंटर हो रही है लेट से, वो इधर मर्ज होंगी। जब वो मर्ज होंगे, पीछे से जो व्हीकल्स आ रही है वो उनका फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट होगा, क्योंकि ये जब मर्जिंग ऑपरेशन होगा तो ये स्लो हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपको इधर फ्लो कम मिलेगा, नेचुरल फ्लो नहीं मिलेगा। तो आपने काफी अपस्ट्रीम, काफी इस रैंप के इन्फ्लुएंस से दूर आपने ट्रैफिक फ्लो करने, क्योंकि आपको फिर नेचुरल फ्लो नहीं मिलेगा। प्लस वी हैव टू प्रोटेक्ट द क्रू, जो भी क्रू होंगे जो ट्रैफिक के काउंट करेंगे, उनको प्रोटेक्ट करना है। ऑरेंज वेस्ट उन्होंने पहननी है, उनको ट्रेनिंग देनी है कि भाई किस तरह आपने ट्रैफिक काउंट करनी है, क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या लेनी है वगैरह, हेल्थ एंड सेफ्टी के जो रेगुलेशंस हैं उनको किस तरह फॉलो करने। आफ्टर प्लेसिंग द crew should make sure that the tubes are functioning properly. Finally, the crew can secure the road tubes to the pavement to avoid theft. The recorder may be secured. और सिक्योरिटी का भी आपने ख्याल रखना है कि वो रोड ट्यूब ये ना हो कि आप लूज रखते हैं और जब ट्रैफिक जाए तो वो ट्यूब भी इधर से उधर हो जाए, मूव हो जाए या शिफ्ट हो जाए। उसको प्रॉपरली सिक्योर करना है आपने, ठीक है, जो भी होगा, और इक्विपमेंट को भी आपने सिक्योर करना है। अच्छा, तो इंटरसेक्शन काउंट्स हम करते हैं, राइट। इंटरसेक्शन काउंट्स आर यूज नंबर 1,
टाइमिंग ट्रैफिक सिग्नल्स, जब ट्रैफिक सिग्नल्स हम काउंट करते टाइम करते हैं ट्रैफिक सिग्नल्स को, तो फॉर एग्जांपल लेट्स से ये मेरे पास ये एक इंटरसेक्शन है, हेलो आवाज तो आ रही है ना? हेलो आवाज आ रही है? Yes, sir. रिकॉर्डिंग स्टार्ट है? yes, sir. ओके ओके। अच्छा ये मेरे अच्छा ये मेरे पास इंटरसेक्शन है एक, लेट्स से, और जिस तरह मैंने पहले सिग्नल्स में बताया था, अगर सिंप्लीफाई हम कर लें, आपके पास पहले नॉर्थ साउथ एक फेज चलते हैं, नॉर्थ साउथ इस तरह मूवमेंट होती है, नॉर्थ साउथ, ये ट्रैफिक इधर से चलती है आपकी और ये इधर से चलती है, राइट। उसके बाद ये बंद हो जाता है नॉर्थ साउथ फेज और आपका ईस्ट वेस्ट फेज चलता है, ईस्ट वेस्ट फेज चलता है इस तरह, ठीक है। यानी ये वाला फेज आपका चलता है इस तरह और इस तरह, ये फिर चलता है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, जो आपका साइकिल लेंथ है टोटल, लेट्स से मेरा ये साइकिल लेंथ है टोटल, और दिस इज लेट्स से 120 सेकेंड्स है, सो 120 ये मेरा साइकिल लेंथ है, इधर से लेके इधर, राइट। तो अभी अगर आपकी नॉर्थ साउथ ट्रैफिक ज्यादा है और ईस्ट वेस्ट कम है, तो आप क्या करेंगे, जो जो सिग्नल आपका लेंथ है, सिग्नल इसमें जो फेज आप नॉर्थ साउथ का जो फेज होगा कंपेयर्ड विद ईस्ट वेस्ट, तो अगर नॉर्थ साउथ का आपका ट्रैफिक ज्यादा है, ट्रैफिक वॉल्यूम उस पे, तो आप ऑब्वियसली आप सिग्नल जो साइकिल है लेंथ, उसमें ज्यादा फेज आप नॉर्थ साउथ फेज की ड्यूरेशन ज्यादा होगी। लेट्स से ये नॉर्थ साउथ फेज आप चलाते हैं, उसके बाद आप ईस्ट वेस्ट फेज चलाते हैं, ईस्ट वेस्ट फेज, तो लेट्स से अगर ये 80 सेकेंड्स है, तो ये कितना रह जाएगा, बाकी 40 सेकेंड्स आपने इसको दे दी ईस्ट वेस्ट को, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपने ईस्ट वेस्ट को टाइम क्यों कम दिए, क्योंकि ईस्ट वेस्ट पे ट्रैफिक कम है इस वजह से, ठीक है। तो ऑब्वियसली आप ये सिग्नल फेजेस डिटरमिन करें, तो आपको किस तरह ट्रैफिक का पता चल जाएगा, आपने ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी करनी है, इस इंटरसेक्शन में घंटे में ईस्ट वेस्ट में कितना ट्रैफिक फ्लो हो रहा है, और नॉर्थ साउथ पे कितना हो रहा है, और ईस्ट वेस्ट पे कितना हो रहा है। ऑब्वियसली उसके बाद आपको पता चलेगा कि ट्रैफिक काउंट जब आप करेंगे कि नॉर्थ साउथ पे ज्यादा, ईस्ट वेस्ट पे कम है, इसलिए आप नॉर्थ साउथ को ज्यादा फेज देंगे कंपेयर्ड विद ईस्ट वेस्ट। तो टोटल ये 120 आपने 80 सेकंड नॉर्थ साउथ को दे दिया और 40 सेकंड आपने ईस्ट वेस्ट को दे दिया। तो जब भी आप सिग्नल टाइम करेंगे, उसके लिए आपको इंटरसेक्शन काउंट करना पड़ेगा कि कितना वॉल्यूम इधर एंटर हो रहा है नॉर्थ साउथ से और ईस्ट वेस्ट से कितना हो रहा है, ठीक है। उसकी बेस को घंटे में या पीक टाइम में या 15 मिनट पीरियड्स में आप करेंगे, उसकी बेस पे फिर आप साइकिल लेंथ ये करेंगे। सो 120 सेकेंड जो है ये आपका साइकिल लेंथ है, तो साइकिल लेंथ इज इक्वल टू 120 सेकेंड, और ये नॉर्थ साउथ फेज है, नॉर्थ साउथ फेज, ये ईस्ट वेस्ट फेज, ठीक है। ये सिग्नल्स में कर चुके हैं। तो ट्रैफिक उसके लिए होगा, फिर डिजाइनिंग चैनलाइजेशन, चैनलाइजेशन जब आप डिजाइन करते हैं, ठीक है, तो उसमें आप क्या करते हैं, आप व्हीकल्स जो है उनके पाथ्स को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं इनटू सर्टेन पाथ्स, ठीक है। क्यों? ताकि कंफ्यूजन ना हो, और उनके लिए पाथ डिलिनिएट कर देते हैं सेफ्टी के लिए, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब चैनलाइजेशन आप डिजाइन करेंगे कि वो कितना वाइड वो लेन होनी चाहिए, वो जो आइलैंड का क्या साइज होना चाहिए वगैरह, तो वो डिपेंड करेगा उस पे कि आप कितनी ज्यादा व्हीकल्स उधर टर्न कर रही हैं और कौन सी व्हीकल्स हैं, ट्रक्स हैं, ऑटोज हैं, क्योंकि ट्रक को टर्निंग के लिए ज्यादा एरिया चाहिए होते हैं, तो आपने अकॉर्डिंगली आइलैंड का साइज कम रखने ताकि ट्रक इजीली उधर एडजस्ट हो सके उस स्पेस में, राइट। तो उस वजह से जब भी आप चैनलाइजेशन डिजाइन करेंगे,
तो आपको वो इंटरसेक्शन काउंट करना पड़ेगा। अगर ज्यादा व्हीकल काउंट हो रहे हैं तो आपने चैनलाइजेशन को इस तरह डिजाइन करने के उस फ्लो को वो अकोमोडेट कर सके। ठीक है, चैनलाइजेशन तो आपको पता है ना, हम ये कर चुके हैं। हेलो, पता है चैनलाइजेशन ना? हेलो, हाँ, चैनलाइजेशन हम कर चुके हैं। ठीक है, तो जी सर। उसके डिजाइन में आपको काम है। फिर थर्ड है प्लानिंग टर्न प्रोहिबिशंस। तो कभी कभार इस तरह होते हैं हमारे पास के लेट्स से ये है कि ये हमारे पास एक इंटरसेक्शन है। ब्लैक पेन, ब्लैक पेन। तो ये आपके पास एक इंटरसेक्शन है। और ये आपकी मेजर स्ट्रीट है, ये वाली जो है ना, दिस इज योर मेजर स्ट्रीट। और ये लेट्स से ये माइनर स्ट्रीट है। ऑब्वियसली सुबह के टाइम जो पीक आवर टाइम होगा, मेजर स्ट्रीट पे ट्रैफिक ज्यादा होगी, राइट? तो इस तरह ट्रैफिक होगी ज्यादा, इस पे ज्यादा होगी और माइनर पे कम होगी। पर कुछ व्हीकल्स जो है वो मेजर स्ट्रीट से टर्न करना चाहेंगे इधर इस स्ट्रीट पे, राइट? यानी वो लेफ्ट टर्न करना चाहेंगे इस तरह। इस तरह वो लेफ्ट टर्न करना चाहेंगे। ठीक है, पर वो लेफ्ट टर्न करने के लिए क्या होगा, इधर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, इस ट्रैफिक को रोकना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं कि आप प्रोहिबिशन, टर्निंग प्रोहिबिशन कर दें कि आप बोर्ड लगा देंगे कि फ्रॉम 7 AM टू 9 AM, ठीक है, लेफ्ट टर्न फ्रॉम मेजर स्ट्रीट प्रोहिबिटेड, कि ये लेफ्ट टर्न आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप ये अलाउ कर दें जो पीक पीरियड है 7 to 9, फिर ये क्या होगा, ये जब लेफ्ट टर्न करेगा इस थ्रू व्हीकल को रोकना पड़ेगा, तो उसकी वजह से मेजर स्ट्रीट की ट्रैफिक रुक जाएगी। तो आप प्रोहिबिट कर देते हैं कि जो पीक टाइम है 7 to 9, आप लेफ्ट टर्निंग व्हीकल्स फ्रॉम मेजर स्ट्रीट्स, लेफ्ट टर्न फ्रॉम मेजर स्ट्रीट इज प्रोहिबिटेड। आप प्रोहिबिशन ले आते हैं और जब एक बार पीक टाइम गुजरे फिर आप अलाउ कर देते हैं, लेफ्ट टर्न कर सकते हैं गाड़ी इधर से। ठीक है, तो इस तरह के कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जो आप ऑब्वियसली उसके लिए भी आपको काउंट करना पड़ेगा। अगर ज्यादा व्हीकल इधर लेफ्ट टर्न कर रहे हैं तो वो प्रॉब्लम बनाएंगी, क्योंकि उसके ज्यादा व्हीकल लेफ्ट टर्न करेंगे, उसके लिए थ्रू व्हीकल्स को रोकना पड़ेगा। तो ये तो आपको इंटरसेक्शन काउंट से पता चलेगा कि कितने नॉर्थ बाउंड जो है इसमें लेफ्ट टर्नर्स कितने हैं, कितने परसेंट लेफ्ट टर्न कर रहे हैं। अगर ज्यादा है वो और वो प्रॉब्लम बना रहे हैं, फिर आपको प्रोहिबिट करना पड़ेगा लेफ्ट टर्न को, क्योंकि वो मेजर स्ट्रीट है, पीक टाइम है और वो मेजर स्ट्रीट की ट्रैफिक ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी। फिर कंप्यूटिंग कैपेसिटी, ऑब्वियसली कैपेसिटी जब हमने भी की है प्रॉब्लम, उसमें हमने क्या यूज किया, उसमें वी, वो जो कैपिटल वी था वो फ्लो था, जो डायरेक्शनल फ्लो था वो तो वॉल्यूम है, काउंट से पता चले कि क्या हमने काउंट किया था, वो एक इनपुट जाते हाईवे कैपेसिटी में। और फिर एनालाइजिंग हाई क्रैश इंटरसेक्शंस। तो जनरली आपकी सिटी जो है, ठीक है, उसमें लेट्स से ये मेरी सिटी है और इसमें ये ग्रिड है नेटवर्क स्ट्रीट्स का, नॉर्थ साउथ स्ट्रीट्स है और ईस्ट वेस्ट आपकी स्ट्रीट्स है। ये आपकी सिटी है। मॉडर्न सिटीज में जनरली स्ट्रीट्स का नेटवर्क ग्रिड सिस्टम होते हैं। पेशावर में इसलिए नहीं क्योंकि हिस्टोरिकली इवॉल्व सिटी है, हिस्टोरिकली ये इवॉल्व हुई है। ठीक है, किसी ने प्लानिंग नहीं की बिगिनिंग में कि मास्टर प्लान बनाए या वगैरह,
तो हयाताबाद मॉडर्न है, उसमें आप देखें ग्रिड सिस्टम है। तो ये इस ग्रिड पे इंटरसेक्शन पे क्या, ये इंटरसेक्शन है आप, ठीक है, जहां पर आपकी स्ट्रीट्स मिल रही हैं ये आपकी इंटरसेक्शन है। ये आपकी सब इंटरसेक्शन है, राइट। तो आप सारा साल मेजर करते हैं कि यार इन पे कितने एक्सीडेंट्स हुए हैं इन टोटल इंटरसेक्शन में। सो टोटल एक्सीडेंट्स, ठीक है, आप निकाल लेते हैं और आप टोटल इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, कितने इंटरसेक्शन हैं। सो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 7 4s are 28, राइट। तो आप कहते हैं लेट्स से टोटल एक्सीडेंट्स को टोटल इंटरसेक्शन से डिवाइड कर दें तो आपको एक्सीडेंट्स पर इंटरसेक्शन मिल जाते हैं, एक एवरेज मिल जाते हैं आपको। ऑन एवरेज पर इंटरसेक्शन साल में इतने एक्सीडेंट्स होते हैं, ठीक है। लेट से आपका ये एवरेज आ रहा है 5 एक्सीडेंट्स पर इंटरसेक्शन पर ईयर आपका आ रहा है। पर इसमें से एक पर्टिकुलर इंटरसेक्शन है, कुछ दो है जिसका एक्सीडेंट रेट से 10 है और 12 है। तो ये क्या शो करते हैं, क्या शो करेगा? हेलो, ये क्या शो कर रहे हैं? हेलो, आवाज आ रही है? यस सर, ये शो करेगा कि ये आउटलायर्स जैसे, ये आउटलायर्स है, ये शो करेगा कि ये एवरेज से काफी हाई है, ठीक है। एवरेज जो है, एवरेज आपका 5 आ रहा है तो उसका डबल है, ठीक है, यानी एवरेज से बहुत है। तो इधर को ये हाई हाई एक्सीडेंट प्रोन है ये, ठीक है। फिर आप इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं इन दो को, यार इनका एवरेज से ये बहुत बड़े, इधर कोई चक्कर होगा। तो आप इनको स्टडी करते हैं और स्टडी के लिए फिर आप देखते हैं कि यार ये एक्सीडेंट्स क्यों ज्यादा हो रहे हैं। तो फिर आप पहला स्टेप ये करते हैं कि वॉल्यूम, उधर इंटरसेक्शन वॉल्यूम काउंट करते हैं कि यार मैं ये वॉल्यूम काउंट करता हूँ कि वॉल्यूम कहीं किस तरह, क्या स्प्लिट्स है वॉल्यूम की, लेफ्ट टर्न्स कितने हैं, थ्रू राइट कितने हैं वगैरह। बाकी फैक्टर्स को भी देखते हैं, ज्योमेट्री को देखते हैं, सिग्नल टाइमिंग को देखते हैं और क्लासिफिकेशन देखते हैं व्हीकल्स की, कितने परसेंट ट्रक्स हैं, कितने परसेंट ऑटोज हैं वगैरह। क्यों? क्योंकि ट्रक्स और ऑटोज की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। जो गाड़ी होती है ऑटोमोबाइल, उसकी एक्सेलरेशन तेज होती है, ब्रेकिंग भी जल्दी होती है, ठीक है, पर और थोड़ी जगह पर वो कटिंग कर सकते हैं, उसका टर्निंग रेडियस स्मॉल होते हैं। और जो ट्रक्स हैं, हेवी व्हीकल्स हैं, उनके ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट है। वो ब्रेकिंग प्रॉम्प्टली ब्रेकिंग नहीं करते, उसकी एक्सेलरेशन स्लो है, उनका टर्निंग रेडियस ज्यादा वगैरह। तो जब आप मिक्स करते हैं ना डिफरेंट ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक के व्हीकल्स को, यानी पैसेंजर कार को और ट्रक को, जब आप मिक्स करेंगे फिर एक्सीडेंट के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको इन स्टडी से क्लासिफिकेशन काउंट, वॉल्यूम काउंट्स, इंटरसेक्शन काउंट्स जो है उनसे ये पता चलेगा, आपको एनालाइज करने में आसानी रहेगी, कॉज आप डिटरमिन कर सकते हैं किस वजह से ये एक्सीडेंट ज्यादा हो रहे हैं। और फिर 6th है इवेल्युएटिंग कंजेशन। ऑब्वियसली कंजेशन जब आप देखते हैं कि कंजेशन हो रही है या नहीं, तो आप फ्लो देखते हैं ना, ऑब्वियसली कि फ्लो कितने, क्योंकि आपको पता है कि आइडियल कंडीशंस में जो आपकी 75 माइल्स पर आवर वाली फ्री फ्लो स्पीड की जो रोड है, फ्री वे है, उसकी मैक्सिमम उसकी कैपेसिटी है 2400 पैसेंजर कार्स पर आवर पर लेन। तो फ्लो से आपको पता चले कि यार अगर उसके करीब कोई पहुंच जाए इन टर्म्स ऑफ पैसेंजर कार पर आवर पर लेन, तो आपको पता चले इधर कंजेशन हो रही है, ठीक है। तो कंजेशन की इवैल्यूएशन में भी आपको काफी आइडिया हो जाता है, क्योंकि जितना फ्लो ज्यादा होता जाएगा एक खास मैक्सिमम तक पहुंचेगा और उस मैक्सिमम के बाद फिर कम होना स्टार्ट हो जाते हैं फ्लो, ठीक है। तो आपको हेल्प करेगा कंजेशन में, पर सिर्फ आप वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं कर सकते कंजेशन को
मेजर करने के लिए। और उसकी रीज़न ये है कि अगर आप देखें वो जो चार्ट्स थे पहले हमने बनाए थे, एक बार पहले चार्ट्स अगर याद हो, कुछ क्लास पहले हमने ये बनाया था ये चार्ट। तो इसमें अगर आप देखें फॉर एग्जांपल ये वो वाले वो आइडियल कंडीशंस वाले वो है। आप सिर्फ फ्लो की बेस पे डिसीजन नहीं कर सकते कंजेशन हो या नहीं, ठीक है। ज्यादा एक्यूरेट मेजर क्या है फ्लो के अलावा, कोई बता सकते हो? फ्लो के अलावा कौन सा एक्यूरेट मेजर है कंजेशन का? डेंसिटी। अगर हम डेंसिटी है, डेंसिटी ज्यादा बेहतर है। क्यों? उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि लेट्स से मुझे ये फ्लो मिल रहे, मैं गया हूं और मैंने ऑटोमेटिक सिस्टम इंस्टॉल किया और रिमोटली मुझे पता चलते है कि मेरा जो फ्लो है वो इतने, ये मेरा फ्लो है, ये वैल्यू है फ्लो की। तो ये फ्लो तो दो जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस चार्ट को, एक स्टेबल साइड पर और एक अनस्टेबल साइड पर। तो ये वाला जो पोर्शन है ये वाला ये अनस्टेबल है, अनस्टेबल। और ये वाला जो पोर्शन है ना इस पॉइंट से इस तरफ, ये आपका स्टेबल पोर्शन है। तो जब आप ये फ्लो मेजर करेंगे पर आपको अभी पता नहीं है कि ये फ्लो मैंने मेजर किए ये स्टेबल साइड पर है कि अनस्टेबल पे है, क्योंकि यही फ्लो आपको अनस्टेबल साइड पर भी मिल रहा है। इसलिए फ्लो को प्राइमरीली फ्लो की बेस पे सिर्फ हम कंजेशन को नहीं डिफाइन कर सकते। ज्यादा एक्यूरेट मेजर डेंसिटी है क्योंकि वो यूनिक है। आपको एक फ्लो पे दो डेंसिटीज नहीं मिल रही, इस फ्लो पे ये डेंसिटी है, सॉरी इस फ्लो पे आपकी ये डेंसिटी है, यूनिक है, और इस फ्लो पे आपकी ये डेंसिटी है, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि जब डेंसिटी खास लेवल से ऊपर चल जाएगी अनस्टेबल हो जाएगा। तो पर इधर आपको यूनिक फ्लो नहीं मिल रहा। वो फ्लो स्टेबल पे हो सकता है अनस्टेबल पे, पर आपको डेंसिटी यूनिक मिलती है और वो प्रोक्सिमिटी ऑफ व्हीकल से आपको कंजेशन के बारे में वो बताती है, ठीक है। पर एनीवे फ्लो से भी आपको काफी आइडिया हो जाएगा, हो सकता है कि कंजेशन है या नहीं, पर सोल मेजर नहीं होना चाहिए। The manual count method is usually used to conduct an intersection count. Manual count intersection पे यूज होते हैं, पर आजकल इक्विपमेंट भी आ गए। सिंगल ऑब्जर्वर कैन कंप्लीट इंटरसेक्शन ओनली इन वेरी, तो एक बंदा तो तभी इंटरसेक्शन का फ्लो मेजरमेंट कर सकते हैं अगर वो लाइट ट्रैफिक हो। अगर लाइट ना हो एक के लिए इम्पॉसिबल होगा, ठीक है। इंटरसेक्शन काउंट क्लासिफिकेशन की मस्ट बी अंडरस्टूड बाय ऑल ऑब्जर्वर बिकॉज काउंट कैन बिगिन ईच इंटरसेक्शन हैज 12 पॉसिबल मूवमेंट्स। ये मैं आपको बता चुका हूँ। हर इंटरसेक्शन पे 4 अप्रोचेस हैं और हर अप्रोच पे 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स हैं, थ्रू, लेफ्ट और राइट। सो 4 into 3 is 12 मूवमेंट्स हैं। इंटरसेक्शन मूवमेंट्स का एक मिनट थोड़ा सा करते हैं फिर। The intersection movements are through, left turn and right turn. The observer records the intersection movement for each vehicle that enters the intersection. ठीक है, अब वो रिकॉर्ड कर लेते हैं मूवमेंट्स को। तो ये वो मूवमेंट्स हैं जो मैं आपको बता भी चुका हूँ पहले, ठीक है। अच्छा, इस तरह के नॉर्मली मैं फुल टाइम लेता हूँ, मैं पहले ख़त्म नहीं करता टाइम से, ठीक है। मैं फुल टाइम यूटिलाइज करता हूँ, पर चूंकि वो जो हमारी दूसरा सेक्शन है उस पे उनको मैंने इस स्लाइड तक पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि हम इकट्ठे चले, ज़्यादा बेहतर होगा। तो नॉर्मली मैं फुल टाइम लेता हूँ, क्लास का टाइम में ज़ाया नहीं करता क्योंकि एक्स्ट्रा क्लास हम नहीं ले सकते। लिहाजा आज इधर तक पढ़ते हैं क्योंकि दूसरी क्लास को भी मैंने इस स्लाइड तक किया हुआ है। इस स्लाइड को आप नोट कर लें, 23rd नंबर स्लाइड है। हेलो, ओके सर, नोट कर दिया 23rd नंबर। ठीक है ना, ये आगे पढ़े या नहीं? नहीं सर, यार बस ठीक है, मैं तीसरी क्लास भी लेंगे। हाँ,
नॉर्मली हम जो है वो टाइम को फुल यूटिलाइज करेंगे, पर चूंकि मैंने सेक्शन ई के साथ इधर तक किए तो अच्छा है कि हम इकट्ठे चलें। तो ये स्लाइड 23 कम करते हैं, ठीक है। मैं जरा रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर लूं और उसके बाद फिर हम बात करते हैं।